अध्याय 51 तुम्युनजिन कियान जिजियान का चेहरा लाल हो गया और उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसने अपने हाथ में मोमबत्ती को तेजी से जलते देखा। कियान जिजियान ने दूसरों की ओर देखा और पाया कि वे पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो अपना सिर घुमाने वाला था, उसकी नजर अचानक बूढ़ी औरत फेंग यू पर पड़ी। फेंग यू का चेहरा हरा हो गया, जो कुछ भी नहीं था, लेकिन फेंग यू की आंखें न जाने कब काली हो गई। उनमें कोई भावना नहीं थी जो इंसानों में होनी चाहिए, केवल एक ठंडक थी। चेन फेई ने कियान जिजियान का पीछा किया और जब उसने देखा कि कियान जिजियान के हाव भाव में काफी बदलाव आ गया है, तो वो चौंक गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने भी फेंग यू में कुछ अजीब देखा। मानो दो लोगों की निगाहों को महसूस करते हुए फेंग यू ने धीरे से अपने मुंह के कोनों को खोला और मुस्कुराहट अचानक उसके कानों के आधार तक पहुंच गई और एक खौफनाक एहसास सीधे उसके दिल में उतर गया। खींचो धनुष और चलाओ बाण। जब सभी अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे, केवल चेन फेई में थोड़ी ऊर्जा बची थी। चेन फेई ने पलटकर अपने हाथ में लिया तीर फेंग यू की ओर चलाया। टकराना। इससे पहले कि तीर फेंग यू तक पहुंच पाता, फेंग यू का सिर फट गया। चारों तरफ मांस और हरा कोहरा हवा में भर गया। चेन फेई ने अवचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चक्कर आने लगा। वो जागृत त्वचा को देखते हुए वो पहले से ही हरी थी। हरे कोहरे में लिपटी जगह से बाहर निकलने के बाद चेन फेई के हाथ में एक दवा की बोतल दिखाई दी और चेन फेई ने एक ही घूंट में 3 या 4 विषैले गोलियां निगल ली। फिर चेन फेई ने गोली दूसरों की ओर फेंकी और दूसरों ने अवचेतन रूप से इसे पकड़ लिया, ये देखते हुए कि यह एक मारक गोली थी, और तुरंत इसे निगल लिया। फेंग यू की हरकत से सभी लोग अचंभित रह गए। सौभाग्य से सभी को मार्शल आर्ट का अनुभव था। उस समय अपनी सांस रोकना एक अवचेतन कदम था। इस समय डिटॉक्सिफाइंग गोली लेने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को थोड़ा कम किया जा सकता था। कोई भी कुछ नहीं बोला और किसी को पता नहीं चला कि फेंग यू को कब ये चाल सूझी। इस समय सभी ने अपने सिर ढंक लिए और आगे की ओर भागना जारी रखा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन कियान जिजियान पहले रुक गया। खून की एक धुंध सी बाहर निकली और कियान जिजियान का लाल चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। इस समय उसके हाथ में लाल मोमबत्ती शांत रूप से जल रही थी और आसपास का कोहरा भी छट गया था। ची डेफन का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वो कभी भी बेहोश हो सकता है। यान किंग और यान डिंग किसी समय खून से लथपथ थे और उनके चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए थे। चेन फेई भी बहुत थक गया था। हड्डी का गैंग्रीन अभी बहुत सक्रिय था, जिसने चेन फेई की शारीरिक शक्ति को सामान्य से कहीं ज्यादा खा लिया। लेकिन दूसरों की तुलना में चेन फेई पहले से ही सबसे अच्छी स्थिति में है। चलो थोड़ा आगे चलें और फिर आराम करने के लिए जगह ढूंढें। कियान जिजियान ने गहरी सांस ली। हालांकि अब वो खतरे से बाहर था, फिर भी उसे लगा कि वो अभी जहां था उसके बहुत करीब था। सुरक्षित रहने के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की और अन्य लोगों को पहले से ही कियान जिजियान पर पर्याप्त भरोसा था। ये 300 ताइल खर्च करना अन्याय नहीं है। अगर आज कियान जिजियान न होता तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते और पूरी सेना खत्म हो जाती। चेन फेई ने कुछ देर सोचा और कहा, चाहे वो जियान्युन तलवार संप्रदाय में शामिल हो या नहीं, वहां का स्थिर वातावरण ही चेन फेई के धीरे धीरे विकसित होने के लिए उपयुक्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वहां और भी रहस्य और तकनीकें होंगी, इसलिए यह पिंगियन काउंटी की तरह नहीं होना चाहिए जहां हर चीज पर कड़ी सुरक्षा रखी जाती है। जिंगफेन शहर से जियान्युन शहर की ओर जाने वाला एक कारवां जरूर होगा। अगर आप उस कारवां का अनुसरण करेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, कियान जिजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कहा जाता है कि जियान्युन तलवार संप्रदाय दुनिया में अद्वितीय है। अब जब हम पिंगियन काउंटी से निकल चुके हैं, तो मैं एक नजर डालना चाहता हूँ। ची डेफिन ने चेन फेई को देखा, धीरे से हंसे और कहा, क्या हम एक साथ मिलकर चलेंगे? मैं इसके लिए नहीं कह सकता, चेन फेई ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। चलो, हम सिर्फ खड़े होकर बातें नहीं करते, बल्कि चलें, एक अच्छी सराय खोजें और अच्छा खाना खाएं। वे तीनों जोर से हंसे और सड़क पर आगे बढ़ गए। जैसे ही रात हुई, चेन फेई सराय के अतिथि कक्ष में पैर मोड़कर बैठ गया। पर्याप्त शराब और भोजन करने के बाद कियान जिजियान 2 बार बाहर घूमा और समाचार प्राप्त किया। 1 महीने से अधिक समय बाद जियान्युन कारवां अन्य स्थानों से जिंगफेन शहर पहुंचेगा और फिर कारवां जियान्युन शहर तक वापस जाएगा। कारवां का नाम जियान्युन है, इसलिए इसके पीछे के रिश्ते की कल्पना की जा सकती है। इसलिए ये कारवां बेहद शक्तिशाली है। अगर आप इसमें सवारी कर सकते हैं तो जियान्युन शहर जाना बहुत सुरक्षित होगा। जहां तक किराए की बात है तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत महंगा है, लेकिन चेन फेई इस छोटी राशि के साथ कंजूसी नहीं करेगा। यदि हम फिर से अमृत बेचना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या यहाँ बिक्री के लिए कोई अच्छे अमृत और तकनीक उपलब्ध है। चेन फेई ने खुद से कहा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह चेन फेई एक दुकान के सामने दिखाई दिया। इस दुकान में हथियार, अमृत और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट भी बेचे जाते हैं। इनर स्ट्रेंथ टेक्निक, बिल्कुल है। सर, इस किताब को पढ़ने के बारे में आपका क्या विचार है? चेन फेई के अनुरोध को सुनकर दुकानदार ने शेल्फ से एक गुप्त पुस्तक निकाली, उसे चेन फेई के सामने रख दिया और कहा, कुछ समय पहले संप्रदाय का एक शिष्य हताश था और उसने अपनी तकनीक हमें बेच दी थी। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने गुप्त पुस्तक को देखा। 10 यूजिन, अध्याय 52, चौंकाने वाली निगलने की तकनीक। अध्याय 52, चौंकाने वाली निगलने की तकनीक। अध्याय 52, चौंकाने वाली निगलने की तकनीक। क्या इस तकनीक को सीखने के बाद कोई परेशानी होगी? चेन फेई ने धीमी आवाज में पूछा। कई संप्रदाय लीक हुए कौशल, विशेष रूप से आंतरिक शक्ति कौशल का पीछा करेंगे। जब वो पिंगियन काउंटी में था तो चेन फेई को परवाह नहीं थी। आखिरकार जगह छोटी थी और भले ही वो अन्य संप्रदायों से सीखता, खोजे जाने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अब हम जिंगफेन शहर में हैं और चेन फेई बाद में जियान्युन शहर जाएगा। अधिक विकल्पों के साथ चेन फेई को स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क रहना होगा। यह अतिथि निश्चिंत हो सकता है कि संप्रदाय का पतन हो चुका है और वह एकमात्र उत्तराधिकारी है। यदि आप इस गुप्त पुस्तक को सीख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वास्तव में आप तकनीक को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा।
चेन फेई ने थोड़ा सिर हिलाया, गुप्त पुस्तक उठाई और उसे धीरे धीरे पढ़ा। 1/4 घंटे के बाद चेन फेई ने गुप्त पुस्तक नीचे रख दी। गुप्त पुस्तक का केवल 1/3 भाग ही बचा है, लेकिन बहुत सारी चीजें पहले से ही देखी जा सकती हैं। ये थंडर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ के लिए स्वाभाविक रूप से अतुलनीय है, लेकिन ये पहले से ही जिंक्सुआन स्ट्रेंथ से बहुत अधिक मजबूत है और इस टुन्युन जिन का एक बहुत ही खास स्थान है। इसका अभ्यास करने के बाद हर दिन मिली जाने वाली गोलियों की संख्या वास्तव में बढ़ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो टुन्युन जिन अभ्यासियों को शरीर पर बोझ डाले बिना अमृत को तेजी से अवशोषित करने की अनुमति देता है। किसी और चीज का जिक्र तो छोड़िए, इसने अकेले ही चेन फेई के दिल को झकझोर दिया। अब चेन फेई एक दिन में सिर्फ एक कीली गोली ही ले सकती है। इससे ज्यादा लेने से मेरिडियन में सूजन और दर्द होगा और पूरे शरीर में असामान्य क्यूई और रक्त होगा। अगर ऐसा 1 या 2 बार होता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर यह लंबे समय तक होता है तो इसका निश्चित रूप से शारीरिक शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चेन फेई ने इसे केवल कुछ बार आजमाया, फिर बंद कर दिया और ईमानदारी से हर दिन एक कीली गोली ली। कीमत क्या है? 1000 टेल। दुकानदार की मुस्कान और भी चमक उठी। क्षमा करें, अलविदा। चेन फेई ने बस अपने हाथ में रखी गुप्त किताब नीचे रख दी, पलटा और चला गया। क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसका फायदा उठाया गया हो? मेरे मेहमान, यहीं रुको, कीमत पर बातचीत की जा सकती है। दुकान में गोलियां और हथियार भी हैं, इसलिए आपके मेहमान उन्हें देख सकते हैं। दुकानदार ने जल्दी से चेन फेई को रोका। क्या आपके पास क्रॉसबो है? चेन फेई ने रुककर पीछे मुड़कर पूछा। हाँ, कृपया अतिथि अधिकारियों की ओर से मुझे आमंत्रित करें। दुकानदार ने सिर हिलाया और चेन फेई को भीतरी हॉल में ले गया। यहाँ रखे हथियार ज्यादा विविधतापूर्ण है। दुकानदार चेन फेई को एक दीवार के पास ले गया जहाँ कई तरह के धनुष और क्रॉसबो रखे हुए थे। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? कौशल, शॉक निगलने की तकनीक, महारत 811/1000। यदि आप जिंगटुन जुए कौशल की खोज करते हैं तो क्या आपको जिंगटुन जुए को सरल बनाने के लिए 100 तेल चांदी खर्च करनी चाहिए? जिंगटुन जू को सरल बनाया जा रहा है, सरलीकरण सफल है। जिंगटुन जू जिंक्सुआन जिन। चेन फेई अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। अगला कदम अपनी दक्षता को बढ़ाना और शॉकिंग स्वॉलोइंग तकनीक को जोचेन के स्तर तक बढ़ाना था, लेकिन उससे पहले चेन फेई ये देखना चाहता था कि क्या यह नई तकनीक गोलियों को अवशोषित करने में वास्तव में प्रभावी है। क्रॉस लेग बैठकर उन्होंने शॉकिंग स्वॉलोइंग तकनीक का प्रदर्शन किया। आधे घंटे बाद चेन फेई ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में खुशी थी। जो मेरिडियन मूल रूप से सूजे हुए और दर्दनाक थे, वे अब पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। औषधीय शक्ति जो अवशोषित नहीं हुई थी, वो इस समय चेन फेई के शरीर में पूरी तरह से एकीकृत हो गई थी। इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट है। चेन फेई ने अपने पास रखी चांद फू गोली पर नजर डाली, झिझका और निगलने के लिए अपने पास रखी लाइट स्पिरिट गोली को चुना। जैसे ही अमृत की शक्ति समाप्त हुई, मेरिडियन में असुविधा दिखाई देने लगी, इसलिए चेन फेई ने जल्दी से शॉकिंग निगलने की तकनीक का प्रदर्शन किया। चेन फेई के शरीर में क्यूई और रक्त तेजी से बढ़ गया और असुविधा धीरे धीरे धीमी हो गई और फिर गायब हो गई। चेन फेई की भौहें अचानक ढीली पड़ गईं और शॉक निगलने की तकनीक उसके शरीर में प्रवाहित होती रही। अमृत की शक्ति जल्दी से अवशोषित हो गई और उसके मांस और रक्त में वापस चली गई। धूपबत्ती के बाद चेन फेई ने अपनी आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर खुशी अब और छुपाई नहीं जा सकी। यह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। एक एवलास्टिक पिल और एक लाइट स्पिरिट पिल के साथ आंतरिक ऊर्जा लगभग दोगुनी हो गई है। हड्डियों को जलाने में 9 महीने से अधिक समय लगता था, लेकिन अब इसमें केवल 4 महीने से अधिक समय लगता है। चेन फेई ने अपने आप से कहा, अपनी साधना के सफल होने का समय गिनते हुए। और जिंग निगलने की तकनीक का अभी तक पूरी पूर्णता तक अभ्यास नहीं किया गया है और प्रतिदिन मिली जाने वाली गोलियों की संख्या में वृद्धि जारी रह सकती है। चेन फेई ने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। दूसरों की तुलना में चेन फेई की साधना की गति धीमी नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प हो तो कौन तेजी से प्रगति नहीं करना चाहेगा, खासकर जब दुनिया इतनी खतरनाक हो। इस कौशल का मूल संप्रदाय दरिद्र हो जाएगा, है ना? चेन फेई के दिमाग में अचानक एक विचार आया। रात होते ही चेन फेई जिंगफेन शहर की सड़कों पर टहल रहा था। पिंगियन काउंटी की तुलना में जिंगफेन शहर निस्संदेह रात में अधिक जीवंत है। अपने आसपास की आतिशबाजी को देखकर चेन फेई खुद को शांत महसूस करने से नहीं रोक सका। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो चेन फेई अभी भी ऐसी ही शांत जिंदगी जीने की उम्मीद करता। लेकिन दुर्भाग्य से ये दुनिया आपको चुनने का अवसर नहीं देती। कई चीजें आप पर थोपी जाएंगी, जैसे कि खतरा। चेन फेई व्यस्त सड़क से गुजरते हुए एक गली में घुस गया। बाहर की तुलना में गली निस्संदेह बहुत शांत है। गली के अंत में एक दुकान खुली। दुकानों से हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, जो गली की दीवारों को रोशन कर रही थी, मानो वे मुस्कुरा रही हों। अध्याय 53 उल्लू। अध्याय 53 उल्लू। अध्याय 53 रात्रि बिल्ली। मैं दिन में दरवाजा नहीं खोलता और केवल रात में ही खोलता हूँ। यह आदत। चेन फेई ने अपने सामने के दृश्य को देखा और शिकायत करना चाहा। चेन फेई ने कल जानबूझकर कियान जिजियांग से पूछने का अवसर ढूंढा कि उसने 2 मोमबत्तियां कहां से खरीदी, और कियान जिजियांग ने चेन फेई को ऐसी ही एक दुकान का संकेत दिया। चेन फेई ने चारों ओर नजर घुमाई और उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। फिर वो दुकान में चला गया। सर, आपको क्या चाहिए? एक कर्कश आवाज आई। चेन फेई ने पलटकर देखा तो एक आदमी 1 मीटर से भी कम लंबा था, जो एक स्टूल पर खड़ा था और चेन फेई को मुस्कुराते हुए देख रहा था। चेन फेई ने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि यह किसी साधारण दुकान से अलग नहीं था और वहां बिल्कुल भी अंधेरा माहौल नहीं था। मैंने सुना है कि आप यहाँ संयमित और अजीब चीजें बेचते हैं। चेन फेई ने दुकानदार की तरफ देखा। उसमें योद्धा जैसी आभा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो आम लोगों से अलग लग रहा था, जिससे लोगों को अजीब सा एहसास हो रहा था। गुआन गुआन, आप सही जगह मिल गई है। दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक लाल मोमबत्ती निकाली, उसे चेन फेई के सामने रखा और कहा, जब भी तुम्हें कुछ अजीब लगे तो अजीबता को दूर भगाने के लिए यह मोमबत्ती जलाओ। लेकिन यह सिर्फ एक प्रतिरोध है। अगर अजीबता हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो मोमबत्ती तेजी से जलेगी, जलकर खत्म हो जाएगी और अजीबता फिर भी लोगों को मार डालेगी।
कितना? चेन फेई ने लाल मोमबत्ती को ध्यान से देखा और सुनिश्चित किया कि यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी कियान जिजियांग ने पहले निकाली थी। पहले पहाड़ी गांव में अगर लाल मोमबत्ती न होती तो ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए होंगे। 1002 टुकड़े, इतना महंगा? चेन फेई ने आश्चर्य से दुकानदार की ओर देखा। चेन फेई की सारी संपत्ति शायद केवल इस एक लाल मोमबत्ती को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। जीवन की तुलना में पैसा कुछ भी नहीं है, दुकानदार ने धीरे से हंसते हुए कहा। यह मोमबत्ती बनाना आसान नहीं है, मैं जिंगफेन शहर में इसे बेचने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। क्या कुछ और है? चेन फेई ने धीमी आवाज में पूछा। निश्चित रूप से, दुकानदार ने सिर हिलाया, फिर काउंटर के नीचे से एक सफेद मोमबत्ती निकाली, उसे चेन फेई के सामने रखा और कहा, यह मोमबत्ती जलने पर अजीब चीजों को आकर्षित करती है। प्रत्येक मोमबत्ती 502 मोमबत्तियां। सफेद मोमबत्ती से आ रही उस अवर्णनीय गंध ने चेन फेई को 2 दिन पहले हुई घटना की याद दिला दी। ये सफेद मोमबत्ती शायद एक आत्मघाती हथियार होती यदि यह लाल मोमबत्ती न होती और इतनी सारी अजीब चीजें एक ही समय में आपको खा रही होती। इसके बारे में सोचना भी डरावना है। चेन फेई ने पूरी रात अभ्यास किया। अगली सुबह चेन फेई फिर से विभिन्न दुकानों पर गया, लेकिन इस बार कीमिया भट्टी खरीदने के अलावा मैं अमृत भी बेचना चाहता था। एक राउंड के बाद चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। विभिन्न दुकानें अभी भी अमृत खरीदती हैं, लेकिन खरीद मूल्य बहुत कम है, लगभग बाजार मूल्य का लगभग 40%। ये झांग परिवार द्वारा दिए गए शेयर अनुपात के समान है, जो चेन फेई को अपने स्वयं के कीमियागर के रूप में मानने के बराबर है। ये कीमत उस समय पिंगियन काउंटी के डाक मार्केट की कीमत से पूरी तरह अलग थी। हालांकि उस समय पिंगियन काउंटी में अमृत की मांग स्पष्ट रूप से असामान्य थी, लेकिन इसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन चेन फेई कुछ हद तक चेन फेई को इतनी कीमत पर दुकान में अमृत बेचने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। दुकानों पर अमृत बेचने के अलावा वास्तव में एक और तरीका है, एक स्टॉल लगाना और उन्हें थोक में बेचना। जिंगफेन शहर में ऐसी ही एक गली है जहां पर साधारण साधक तरह तरह की चीजें बेचने के लिए स्टॉल लगाते हैं। चेन फेई भी अंदर गया और अंदर हर तरह की चीजें थी। जहां तक गुणवत्ता की बात है तो आपको खुद ही उस पर नियंत्रण रखना होगा। चेन फेई अमृत को परिष्कृत कर सकता है और वहां एक स्टॉल स्थापित कर सकता है, लेकिन इससे निस्संदेह चेन फेई का समय कम हो जाएगा। शौकन निगलने की तकनीक को महान पूर्णता तक अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि चेन फेई की साधना जल्द से जल्द हड्डी गढ़ने के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। चांग फू डैन डैन रेसिपी की कटौती भी है। पिछली बार झाओ परिवार से प्राप्त अवशिष्ट रेसिपी में बहुत सारी सामग्री है। इस कटौती के लिए चेन फेई ने अनुमान लगाया कि डैनफेंग कटौती को पूरा करने में 1 महीने तक का समय लगेगा। धनुष कौशल भी है। पिंगियन काउंटी में धनुष कौशल बहुत कम है, लेकिन जिंगफेन शहर में धनुष कौशल पर कई गुप्त पुस्तकें हैं। चेन फेई भी अपने धनुष कौशल को उच्च स्तर तक ले जाना चाहता है। ये सब काम चेन फेई का बहुत समय लेते हैं। यहाँ स्टॉल लगाना कमोबेश इस लाभ के लायक नहीं है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो मुझे स्टॉल लगाने में मदद करे और मुनाफे में कुछ हिस्सा बांटे। चेन फेई ने एक पल के लिए सोचा और अचानक उसके दिमाग में ची डेफंग की छवि उभरी। पिंगियन काउंटी में ची डेफंग एक स्टॉल मालिक है। ये कहा जा सकता है कि ची डेफंग इस मामले से बहुत परिचित है। अपना मन बनाने के बाद चेन फेई ने एक गोली भट्टी पर 200 टेल खर्च किए और सराय में वापस आ गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अमृत बेचने में मदद करूं? अतिथि कक्ष में ची डेफंग ने चेन फेई को कुछ आश्चर्य से देखा और कहा, आप खुद अमृत बना सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। आपको मेरी मदद की क्या जरूरत है? दुकान द्वारा दी गई कीमत बहुत कम है। मुझे बेचने के लिए एक स्टॉल लगाने की जरूरत है। मैं आपको कुल लाभ का आधा हिस्सा दूंगा। चेन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। आधा प्रतिशत थोड़ा कम है, मान लीजिए 20%। ची डेफंग ने अवचेतन रूप से प्रति प्रस्ताव दिया। ठीक है, 20%, बस। चेन फेई ने तुरंत सहमति जताई, आगे बढ़कर ची डेफंग का हाथ पकड़ लिया और शपथ के रूप में उसे हाई फाइव दिया। ची डेफंग ने असमंजस में चेन फेई के ऑपरेशन को देखा। ये रूटीन थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा था? क्या उसने अभी अभी धीमी आवाज में चिल्लाया था? अध्याय 54, पैसा कमाए। अध्याय 54, पैसा कमाए। अध्याय 54, पैसा कमाना। चेन फेई ने औषधीय सामग्रियों की खरीद का काम ची डेफंग पर छोड़ दिया। चूंकि हित पहले से ही जुड़े हुए थे, इसलिए ची डेफंग स्वाभाविक रूप से चेन फेई को किसी भी नकली औषधीय सामग्री से मूर्ख नहीं बना सकता था। और यह जानने के बाद कि चेन फेई एक कीमियागर था, ची डेफंग को अंततः समझ में आया कि चेन फेई ने उसके द्वारा बनाई गई नकली औषधीय सामग्री को कैसे पहचान लिया था। यदि कीमियागर को अमृत को परिष्कृत करने के लिए प्रयुक्त सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो संभवतः कीमियागर का स्तर पर्याप्त अच्छा नहीं है। चेन फेई ने ग्रास रिटन पिल को परिष्कृत नहीं किया था, इसलिए उसने सीधे लाइट स्पिरिट पिल का इस्तेमाल किया। आखिरकार लाइट स्पिरिट पिल ज्यादा महंगी थी और जिंगफेन शहर में ज्यादा लोग इसे खरीदेंगे। पिंगियन काउंटी जैसी छोटी काउंटियों से अलग जिंगफेन शहर में ज्यादा योद्धा है, और यही बात उन्नत साधना वाले लोगों के लिए भी सच है। अस्थि निर्माण क्षेत्र हर जगह पाया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से पिंगियन काउंटी के बराबर नहीं है। चेन फेई ने पहले ही लाइट स्पिरिट पिल का अभ्यास महान पूर्णता के स्तर तक कर लिया था जब वो पिंगियन काउंटी में था। आजकल अमृत की भट्टी को परिष्कृत करने से औषधीय पदार्थों में सभी औषधीय गुणों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक भट्टी में 4 प्रकाश अमृत होते हैं। किंगलिंग दान की औषधीय सामग्री महंगी नहीं है। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वे पहाड़ों और मैदानों में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें चुनना वाकई आसान है। कई लोग इसे खुद भी लगाते हैं और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। ये वास्तव में कीगली डैन और चांग फू डैन जैसे सरल अवयवों के कारण है कि इसे व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है। इतिहास में दुर्लभ प्रकार की औषधीय सामग्रियां समाप्त कर दी गई है। बहुत सवेरे, बाद में मिलते हैं। चेन फेई ने कियान जिजियांग को देखा और अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ लिया। टी डेफंग आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे कियान जिजियांग के कंधे को थपथपाया। मूल योजना के अनुसार कियान जिजियांग भी एक साथ जियान्यून शहर जाएगा और उन तीनों की देखभाल करने के लिए कोई होगा।
अप्रत्याशित रूप से जिंगफेन शहर में कियान जिजियान की मुलाकात पूर्व तारांकन एजेंसी के किसी व्यक्ति से हुई। गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कियान जिजियान ने पूरी रात सोचा और फिर उस वेश्या एजेंसी के लोगों का पीछा करके फिर से एस्कॉर्ट चलाने का फैसला किया। भविष्य में जियान्यून शहर जाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे और मैं तब आपके साथ कुछ ड्रिंक्स लूंगा। कियान जिजियान जोर से हंसा, चेन फेई और अन्य लोगों की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर चला गया। आपकी पसंदीदा कहानियां novelhall.com पर। अलविदा कहने के बाद चेन फेई और दोनों आंगन में लौट आए। चूंकि मुझे कारवां की प्रतीक्षा करने के लिए 1 महीने से अधिक समय तक जिंगफेन शहर में रहना है और मुझे कीमिया और अभ्यास करना है, इसलिए सराय में रहना कुछ हद तक असुविधाजनक है। इसलिए चेन फेई और उसने आधे साल के लिए शहर में एक आंगन किराए पर लिया, चाहे समय कितना भी कम क्यों न हो। दूसरे लोग इससे खुश नहीं होंगे। चेन फेई को किराए की छोटी राशि की परवाह नहीं थी, इसलिए वो आसानी से सहमत हो गया। यह आज की औषधीय सामग्री है, देखें कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आखिरकार चेन फेई ने किंगलिंग दान को धोखा नहीं दिया और उसने इसे जोचेन प्रवीणता के साथ परिष्कृत किया। अमृत दिखने और प्रभावकारिता के मामले में उच्चतम गुणवत्ता का है। जब तक आप इसे एक बार लेते हैं, आप समझ जाएंगे कि यह कितना अच्छा है और आप स्वाभाविक रूप से भविष्य में ची डेफन से खरीदना जारी रखेंगे। तो एक दिन की गणना के बाद ची डेफन को दिए गए हिस्से को घटाने के बाद चेन फेई के पास अभी भी लगभग 600 टेल्स है। चेन फेई कीमिया की मात्रा भी बढ़ा सकता है। जिंगफेन शहर में कीगलिंग गोली के लिए औषधीय सामग्री खरीदना मुश्किल नहीं है। चेन फेई के लिए एक दिन में 1000 से ज्यादा टेल कमाना बहुत आसान था। लेकिन अंत में चेन फेई ने इस विचार को दबा दिया। बहुत ज्यादा होने से आसानी से समस्याएं पैदा हो सकती है। बेशक ये बहुत कम है और चेन फेई खुद ऐसा नहीं चाहते। अंत में हमने समझौता किया और ऐसी संख्या चुनी। हितों जैसी चीजों में हमेशा जोखिम शामिल होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना जोखिम उठाने को तैयार है। मुझे जिंगफेन शहर आए हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। कीगलिंग गोलियों की बिक्री के अलावा चानफू गोलियों की कटौती भी समाप्त हो गई है। ये चेन फेई की कल्पना से कहीं ज्यादा सुचारू था और इसका चेन फेई के वर्तमान कीमिया के स्तर से बहुत कुछ लेना देना हो सकता है। बेशक झाओ परिवार के अवशेषों ने भी बहुत मदद की। इस तरह चेन फेई अब चानफू डैन को परिष्कृत करने की कोशिश कर सकता है। जब तक वो एक बार सफल हो जाता है, चेन फेई की धन संचय की गति फिर से तेज हो जाएगी। पैनल पर मौजूद कौशल, ड्रैगन और हाथी को दबाना चेन फेई हमेशा से बहुत प्रतिष्ठित रहा है, लेकिन 50,000 टेल बहुत कठिन है। अमृत में प्रगति लगभग समान है और जो बात चेन फेई को सबसे अधिक खुश करती है वो ये है कि कौशल जिंग निगलने की तकनीक अंततः पूर्णता तक आगे बढ़ गई है। समापन तक पहुंचने के बाद व्यायाम के बढ़ते साधना मूल्य के अलावा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि निली गई गोलियों की संख्या फिर से बढ़ जाती है। इससे पहले जब शॉकन निगलने की तकनीक प्रवीणता स्तर पर थी तो इसमें केवल एक लाइट स्पिरिट पिल और एक एवलास्टिक फ्लोटिंग पिल हो सकती थी। जब तक वो पूर्णता स्तर पर पहुंचा, चेन फेई पहले से ही हर दिन 2 एवलास्टिक पिल निगल सकता था। दिन के अंत में साधना प्रगति के पूरे 85 अंक प्राप्त हुए और चेन फेई के लिए अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने का समय 1 महीने कम हो गया। शॉकन निगलने की तकनीक का प्रभाव कल्पना से परे है और चेन फेई महसूस कर सकता है कि जैसे जैसे कौशल का अनुभव मूल्य महान पूर्णता की ओर बढ़ता है, चेन फेई द्वारा प्रतिदिन मिली जाने वाली गोलियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तुयोजिन का मूल संस्करण इतना प्रभावशाली नहीं होना चाहिए था, अन्यथा संप्रदाय इतना बर्बाद नहीं होता। यह शायद तुयोजिन और जिंगजी जुए के संयोजन से एक अजीब बदलाव आया है। चेन फेई ने अपने आप से कहा। यह चेन फेई का अनुमान था। आखिरकार जिंगजी जुए का जन्म जिंगलेई तलवार शक्ति से हुआ था, जो कि जियानयुन तलवार संप्रदाय की एक तकनीक है। जिंगजी जुए यह है कि अगर आपका शरीर इसे सहन कर सकता है तो यह तेज चलेगा। तुयोजिन के अवशोषण प्रभाव के साथ संयुक्त ये क्षमता सीधे प्रवर्धित होती है। वर्तमान लय के अनुसार शायद मैं जियानयुन कारवां के आने से पहले हड्डी गढ़ने के क्षेत्र में प्रवेश कर सकूं, चेन फेई ने संतोष के साथ सोचा। अध्याय 55 अस्थि निर्माण क्षेत्र से बाहर निकलना। अध्याय 55 अस्थि निर्माण क्षेत्र से बाहर निकलना। अध्याय 55 अस्थि निर्माण क्षेत्र से बाहर निकलना। पूरी सुबह अमृत को परिष्कृत करने में बिताने के बाद चेन फेई ने स्वयं को आंतरिक ऊर्जा के विकास के लिए समर्पित कर दिया। हर बार जब वो सांस छोड़ता और सांस लेता, चेन फेई का शरीर उसकी सांस के साथ ऊपर नीचे होता रहता। त्वचा और मांस के बीच उच्च तापमान बढ़ गया और धीरे धीरे मांसपेशियों और हड्डियों में घुसना शुरू हो गया। जिस दिन ये पूरी तरह से घुस जाएगा, उस दिन चेन फेई हड्डी बनाने के दायरे में प्रवेश कर जाएगा। चेन फेई ने दोपहर और शाम का समय बर्बाद नहीं किया। वो संगीत सुनने या फूलों के घर का दौरा करने के लिए गोलान नहीं गया। एक तपस्वी की तरह चेन फेई ने व्यायाम पर बहुत सारी गुप्त पुस्तकें खरीदी और वापस आ गया। तलवार तकनीक गुप्त पुस्तक चेन फेई ने इसे फ्यूज करने की कोशिश की और पाया कि अग्नि पैटर्न तलवार अभी भी महान पूर्णता स्थिति में थी। ये दर्शाता है कि नई तकनीक अब प्रगति नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि फायर पैटर्न तलवार शक्तिशाली है, ये केवल कहा जा सकता है कि जिंगफेन सिटी तलवारबाजी रहस्य बेचता है और स्तर अपेक्षाकृत औसत है। शेनफा रहस्य एक ही स्थिति में है, इसलिए चेन फेई ने अपना ध्यान धनुष कौशल पर केंद्रित किया। पिंगियन काउंटी में शुरुआत में चेन फेई को जो 3 धनुष तकनीक गुप्त पुस्तकें मिली, वे सभी बहुत ही बुनियादी थी। अब जिंगफेन शहर में खरीदी गई हर धनुष तकनीक गुप्त पुस्तक चेन फेई को प्रगति करने में मदद कर सकती है। चेन फेई ने धनुष खींचने और तीर चलाने का अथक अभ्यास किया। शायद बाहरी लोगों की नजर में चेन फेई की मौजूदा स्थिति थोड़ी पागल है और उसने खुद को बहुत ज्यादा धकेल दिया है। चेन फेई की ट्रेनिंग व्यवस्था को देखने के बाद ची डेफे भी चेन फेई को मनाने में मदद नहीं कर सके, लेकिन चेन फेई हमेशा मुस्कुराते हुए सुनता रहा और ऐसा करता रहा। तुम मछली नहीं हो, तुम मछली की खुशी कैसे जान सकते हो? चेन फेई वास्तव में बहुत मेहनती व्यक्ति नहीं है, लेकिन दुनिया द्वारा चेन फेई को दी गई सुरक्षा चेन फेई को खुद को मजबूत करने के लिए उत्सुक बनाती है। साथ ही चेन फेई इस भावना से थोड़ा जुनूनी है कि वो हर दिन अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है और हर बार पसीना बहाने पर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
चेन फेई को खुद यह मुश्किल नहीं लगा, बल्कि उन्होंने इसका आनंद लिया। केवल इसका आनंद लेने से ही आप दृढ़ रह सकते हैं और लगातार एक काम पूरा कर सकते हैं। पलक झपकते ही 10 दिन और बीत गए और हमें जिंगफेन शहर पहुंचे 20 दिन से अधिक हो गए। कीमिया कक्ष में चेन फेई ने अपने सामने कीमिया भट्टी को देखा, भट्टी में दवा के गुणों में परिवर्तन को महसूस किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ इसे समायोजित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, औषधि की हल्की सुगंध कीमिया कक्ष में तैरने लगी और दरवाजे की दरारों से होकर आंगन तक भी फैल गई। एक पल में 1/4 घंटा बीत गया और चेन फेई ने भट्टी के ढक्कन को थपथपाने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। दबी हुई आवाज के बीच चेन फेई ने देखा और चेन फेई की आंखों में एक गोली दिखाई दी। ये हो चुका है। चेन फेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ची डेफन, जो किनारे पर इंतजार कर रहा था, उसने चेन फेई की बातें सुनी और खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका और चेन फेई को अमृत निकालते हुए देखा। ची डेफन पैसे का लालची है, लेकिन वो कभी भी पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। बेशक चेन फेई भी दुकानों को परिष्कृत अमृत बेच सकता है, लेकिन अब उसे कियांशुई गिरोह द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। चेन फेई को नहीं पता कि कौन सी दुकानें कियांशुई गिरोह से जुड़ी हैं और उसके लिए बिकना आसान होगा। कम पैसे और कम खतरे के कारण चेन फेई स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगी। 1 और महीना बीत चुका है और मुझे जिंगफेन शहर में आए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ज़ियान्युन कारवां अभी तक नहीं आया है, लेकिन चेन फेई ने पहले ही अपने अंतरिक्ष ग्रिड में सैकड़ों प्रकाश अमृत रख दिए हैं। चूंकि चांगफू डैन की अमृत विधि सरल है, इसलिए इसे लाइट स्पिरिट डैन को परिष्कृत करके बढ़ाया जा सकता है। इसलिए प्रवीणता का स्तर मास्टर स्तर तक पहुंच गया है और पूर्णता स्तर की ओर बढ़ रहा है। चेन फेई पहले से ही चांगफू डैन का सेवन करने में आत्मनिर्भर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंग निगलने की तकनीक में उसकी दक्षता महान पूर्णता के करीब पहुंचती जा रही है। चेन फेई अब एक दिन में 4 अनंत गोलियां निगल सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि अस्थि गणने का क्षेत्र, जिसे तोड़ने में लगभग 3 महीने लगने चाहिए थे, अब महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है। क्षेत्र प्रशिक्षण 9976 बटा 10,000। चेन फेई ने पैनल पर नजर डाली, चांगफू डैन का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने मुंह में निगल लिया। चांगफू दान आपके मुंह में पिघल जाता है और शरीर में गर्मी फैल जाती है। जिंगटन जुए तेजी से कार्य करता है तथा अमृत की ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक भाग में, विशेष रूप से त्वचा और मांस में, निर्देशित करता है, जो इस समय असामान्य रूप से उच्च तापमान उत्सर्जित कर रहे होते हैं। अंदर देखने पर आप चेन फेई की मांसपेशियों में ऊर्जा के निशान देख सकते हैं, जो लगातार मांसपेशियों और हड्डियों पर प्रभाव डाल रहे हैं और उन्हें निचोड़ रहे हैं। समय के साथ यह निचोड़ और भी तीव्र होता जाता है। भनभनाना। चेन फेई की आत्मा में जैसे कंपन हुआ, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। जमीन से उठकर खड़े होने पर उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की आवाज कीमिया कमरे में गूंजने लगी। अनजाने में चेन फेई का आकार थोड़ा लंबा हो गया और वो पहले से ज्यादा लंबा खड़ा हो गया। पहले की पतली और काली दिखने वाली शक्ल की तुलना में चेन फेई पूरी तरह से अलग है। क्षेत्र अस्थि दहन क्षेत्र 3/1 लाख। क्या कोई है वहां? क्या कोई है वहां? बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। चेन फेई कीमिया कमरे से बाहर आया और दरवाजा खोला। क्या आप चेन फेई हैं? एक छोटा लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा था, एक कैंडीड फल चाट रहा था, चेन फेई की ओर देख रहा था और पूछ रहा था, क्या चल रहा है? चाचा ची ने मुझे तुमसे कहने को कहा था, जल्दी भागो। अध्याय 56 दरवाजा बंद करो। अध्याय 56 दरवाजा बंद करो। अध्याय 56 दरवाजा बंद करना। चेन फेई के चेहरे पर भाव बदल गए, लेकिन वो घबराया नहीं। इसके बजाय उसने छोटे लड़के से आंगन में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने को कहा। क्या तुम्हें पता है कि अंकल ची अब कहाँ है? चेन फेई ने छोटे लड़के के सामने बैठते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, आज तो अंकल ची भी मुझसे मिलने नहीं आए। छोटे लड़के ने अपनी उंगलियों पर बचे हुए कैंडीड फल को चाटा और कहा, चाचा ची ने कहा कि अगर वह एक दिन मेरे पास नहीं आता है तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें भाग जाने के लिए कहूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, यह आपके लिए है। चेन फेई ने टूटे हुए चांदी का एक ताइल निकाला। छोटे लड़के की आंखें चौड़ी हो गई और उसने जल्दी से ताइल को अपनी बाहों में छिपा लिया। चेन फेई को झुककर धन्यवाद देने के बाद वो उछलकर चला गया। आंगन में चेन फेई ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। ये बच्चा चेन फेई को चेतावनी देने के लिए ची डेफन द्वारा छोड़ा गया अंतिम उपाय होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में इसका इस्तेमाल किया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ची डेफन को किसने पकड़ा। पिछले 1 महीने से चेन फेई चुपचाप अपने घर में ही अभ्यास कर रहा है। कभी कभार बाहर जाने के अलावा उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ची डेफन भी एकांत में रहता था और ज्यादा से ज्यादा उसने चेन फेई को कुछ औषधीय सामग्री खरीदने में मदद की। क्या यह अभी भी कियांशुई गिरोह है? चेन फेई को याद आया कि 1 महीने पहले उसे अमृत बेचने वाले गिरोहों ने निशाना बनाया था। अगर कोई शक था तो शायद कियांशुई गिरोह पर सबसे ज्यादा शक था। ये सिर्फ इतना है कि वे सभी छिपने की पहल करते हैं, लेकिन कियांशुई गिरोह अभी भी उनका पीछा करता रहता है। चेन फेई कीमिया कक्ष में लौट आया, सभी चीजें पैक की और उन्हें अंतरिक्ष ग्रिड में रख दिया। सुरक्षा कारणों से इस प्रांगण में अब और निवास नहीं किया जा सकता। 1/4 घंटे बाद चेन फेई ने आंगन में सभी निशान मिटा दिए और चला गया। आपको क्या खबर चाहिए, सर? किसी को ढूंढना चाहते हैं? एक गली में स्थित घर में चेन फेई ने एक बांस की टोपी पहन रखी थी, जो उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक रही थी। यह वो जगह है जहां जिंगफेन शहर जानकारी मांगने में माहिर है। जब तक आप पर्याप्त पैसा देते हैं, तब तक आप ज्यादातर गुप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिंगफेन शहर में ऐसी कई जगहें हैं। चेन फेई को यकीन नहीं था कि यहाँ उसकी मदद की जा सकेगी या नहीं, इसलिए वो केवल कोशिश करने के इरादे से ही यहाँ आ सका। क्या आप कृपया इस व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं? चेन फेई ने ची डेफन के भेस बदलने के बाद उसके स्वरूप के बारे में संक्षेप में बात की, लेकिन कोई चित्र या ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। मुख्य कारण यह है कि चेन फेई को ऐसी जगह पर अधिक भरोसा नहीं है। वे आपको जानकारी बेच सकते हैं और वे आपकी जानकारी दूसरों को भी बेच सकते हैं। सर, एक क्षण रुकिए, मैं किसी से इसकी जांच करवाता हूँ।
चलो अब ये करो छोटे। आगंतुक ने पीछे के हॉल में झुककर निर्देश दिए और कोई तुरंत बाहर चला गया। यह एक साधारण दिखने वाला जानवर है और भीड़ में फेंके जाने पर गायब हो जाता है, जो दूसरों का पीछा करने के लिए एकदम सही है। जाना। दुकानदार ने उस व्यक्ति की ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया। उस आदमी के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसने दुकानदार को प्रणाम किया और फिर दुकान से चला गया। खाते में एक और धनराशि जमा कर दी गई है। दुकानदार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए बिना नहीं रह सका। वह आराम से कुर्सी पर पीछे झुका, चाय का प्याला उठाया और एक ही घूंट में चाय पी गया। ईमानदारी, वो चीज क्या है? क्या ये पैसे के लायक है? दुकानदार उठा, कुछ धुनें गुनगुनाई, खड़ा हुआ और शौच के लिए जाना चाहा। अचानक पीछे के हॉल से एक जोरदार आवाज आई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक बंद हो गई। दुकानदार के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसकी नाक हल्की सी फिरकी और खून की गंध उसकी नाक में तैरने लगी। इस समय दुकानदार के चेहरे पर सचमुच भाव बदल गए। पीछे के हॉल में हड्डी बनाने के कई विशेषज्ञ बैठे थे, लेकिन वे इस समय चुप थे। दुकानदार मांस प्रशिक्षण क्षेत्र में था, इसलिए वो और अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही वो भागने वाला था, उसने देखा कि कोई पीछे के हॉल से बाहर निकल रहा है। यह आप है? दुकानदार ने चेन फेई को ऐसे देखा जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो। चेन फेई ने दुकानदार की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर उदासीन भाव से दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और पूरी दुकान अचानक अंधेरे में डूब गई। केवल दरवाजे की दरार से आती हुई हल्की रोशनी दुकानदार के चेहरे पर चमक रही थी, जो धब्बेदार दिख रही थी। जब चेन फेई ने दरवाजा बंद किया तो दुकानदार भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में शीशा भरा हुआ लग रहा था और वे इतने भारी थे कि वो उन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं सका। आप क्या कर रहे हैं? दुकानदार ने अपनी लार निगल ली, चेन फेई की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में बुलाया, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां सख्त नहीं हो सकी। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे खबर नहीं बेचोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। चेन फेई ने दुकानदार की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि इस स्टोर के पीछे कौन है? अगर कुछ हुआ तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। चेन फेई के रवैये को देखते हुए दुकानदार की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने चेन फेई को स्थिर करने के लिए अपने पीछे के सहारे का उपयोग करने की योजना बनाई। और दुकानदार झूठ नहीं बोल रहा था। ऐसी जगह जहां इस तरह से खबरें खरीदी और बेची जाती हैं, वो स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है। अगर बैकएंड पर्याप्त मजबूत नहीं है तो ये स्टोर जिंगफेन शहर में पैर जमाने में सक्षम नहीं होगा। चेन फेई ने सिर हिलाया। जैसे ही दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान आई, अगले ही पल कमरे में एक ठंडी रोशनी जल उठी। दुकानदार का शरीर अकड़ गया, उसका दिल धड़क उठा और उसकी नजरें चेन फेई पर टिक गईं, जो भावशून्य होकर उसे देख रही थी। दुकानदार का हाथ असहाय होकर एक तरफ गिर गया। जब तक चेन फेई थोड़ा आगे बढ़ता, वो काउंटर के नीचे की मशीन को चालू कर सकता था, लेकिन चेन फेई कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अध्याय 57 यातना। अध्याय 57 यातना। अध्याय 57 यातना। चेन फेई ने तलवार के ब्लेड पर लगे खून को झाड़ा और पीछे के हॉल में आ गया। पीछे के हॉल में कई लोग लेटे हुए थे, जिनमें वे 2 लोग भी शामिल थे जिन्होंने चेन फेई का पीछा किया था और कियानशुई गिरोह को खबर दी थी। यहाँ वास्तव में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनमें 4 बोन फोजिंग क्षेत्र भी शामिल हैं। जिंगफेन शहर में इस तरह की कई दुकानें हैं। एक दुकान में कई बोन फोजिंग क्षेत्रों को व्यवस्थित करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चेन फेई के हमले का सामना करते हुए चारों पुरुषों की युद्ध शक्ति थोड़ी औसत दर्जे की थी। इतनी सारी तकनीकों को एकीकृत करने के बाद चेन फेई अब समान स्तर के साधारण साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। चांदी के सिक्कों की एक छोटी सी खोज के बाद चेन फेई ने कियानशुई गिरोह के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी। उसने जो खबर अभी अभी खरीदी थी, उसके बारे में चेन फेई सहज नहीं था। दुकानदार की नजर से वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। चेन फेई ने पीछे के हॉल की तलाशी ली और एक कमरे में जानकारी की कई अलमारियां देखी। वर्गीकरण के अनुसार चेन फेई को जल्दी से कियानशुई गिरोह के बारे में जानकारी मिल गई। चेन फेई ने तुरंत वहां से चले जाने के बारे में सोचा, इसलिए वो रुका और उसने वो सब कुछ निकाल लिया जो उसे लगा कि उसे चाहिए। अंतरिक्ष ग्रिड से कैबिनेट को बाहर बुलाते हुए चेन फेई ने कैबिनेट में कागजों का एक मोटा ढेर भर दिया और फिर चेन फेई वहां से चला गया। वास्तव में एक योद्धा है जो मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में है। ये जानकारी के पहले संस्करण में शामिल नहीं है। कियानशुई गिरोह के बारे में जानकारी जल्दी से पढ़ने के बाद चेन फेई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हालांकि यह मज्जा प्रशिक्षण योद्धा बूढ़ा है और अतीत में गंभीर चोटों का सामना कर चुका है, लेकिन अब उसकी युद्ध शक्ति में गिरावट आई है। लेकिन आखिरकार यह मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र है जो हड्डी फोजिंग क्षेत्र से मौलिक रूप से अलग है। बाजार से बाहर निकलते हुए चेन फेई ने अपना सिर उठाया और कियानशुई गैंग के नेता जू जायचुआन की हवेली के स्थान पर नजर डाली। उसने एक पल के लिए सोचा और आगे बढ़ गया। जू जायचुआन हवेली। हीरो, तुमने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? जब तक मुझे पता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। ची डेफिंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कांपते हुए वो हॉल में उपस्थित लोगों को भयभीत भाव से देखने लगा। कीमिया अगर कहाँ है? जू जायचुआन उसके ऊपर बैठा था और ची डेफे की ओर देख रहा था। क्या कीमिया मास्टर? ची डेफे उलझन में दिखे। टकराना। जू जायचुआन ने ची डेफे की छाती पर लात मारी। ची डेफे की सांस रुक गई थी। उसका पूरा शरीर हॉल में पत्थर के खंभे से टकराया और मुंह से खून की धार बह निकली। इस समय भी तुम मुझसे भ्रमित होने का नाटक करने का साहस कर रहे हो। जू जायचुआन ने ची डेफे को व्यंग्यात्मक रूप से देखा, अपने आदमियों की ओर हाथ हिलाया और कहा, उसे तब तक मारो जब तक वो उसे बताने के लिए तैयार न हो जाए। हाँ, 2 कियानशुई गिरोह के सदस्यों ने जवाब दिया, आगे बढ़े और ची डेफन को मुक्का मारना और लात मारना शुरू कर दिया। अपनी जान बख्श दो, अपनी जान बख्श दो, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। बस एक पल के बाद ची डेफे सख्ती से चिल्लाया, उसके पूरे शरीर पर खून टपक रहा था। जू जायचुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, मैं उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मौत की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, कियानशुई गिरोह ने जवाब दिया। ची डेफन की उंगली पकड़ ली और उसे चिमटे से दबा दिया।
ओह, अचानक एक तीर चला और कियान शुई गिरोह के सदस्य के शरीर में जा लगा। तीर की जबरदस्त ताकत के कारण वो सीधे जमीन पर जा लगा और उसके हाथ में पकड़ी चिमटी एक कर्कश आवाज के साथ नीचे गिर गई। सभी लोग चौंक गए। तभी दो और तीर उड़कर आए जो उन दो लोगों के हृदयों में जा लगे और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। दुश्मन का हमला। इस समय सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तीरों से बचने के लिए कवर ढूंढना शुरू कर दिया। कोने में कुछ लोग दीवार के पीछे पीछे भाग रहे थे, बाहर निकलकर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। लगातार तीरों की आवाज आ रही थी और जो लोग बाहर कूदना चाहते थे उनके सिर उठाते ही माथे पर तीर लग जाते थे और जिन्हें बनकर नहीं मिला था उनके शरीर पर भी तीर लग जाता था। कियान शुई गिरोह के शेष सदस्यों ने अपने छिपे हुए हथियारों को धनुष और तीर की दिशा में तान दिया और कुछ लोग जो पहले से ही निशानेबाजी में अच्छे थे उन्होंने भी जवाब में तीर चलाए। लेकिन तुरंत ही जिन लोगों ने जवाबी हमला किया उनके शरीर में छेद हो गया और तीर इतने शक्तिशाली थे कि तीर सीधे उनके शरीर के आर पार हो गए। कुछ ही पलों में हवेली की लॉबी में मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए। बचे हुए लोगों ने फिर कभी अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कुछ तीरों ने ताकत के बल पर हल्का सा चाप बनाया, बनकर को पार करते हुए इन लोगों के शरीर में घुस गए। इस तरह की धनुष तकनीक आम योद्धाओं के दायरे से परे हो गई है। एक व्यक्ति और एक धनुष सीधे दर्जनों लोगों को दबा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर जंगली हरकतें करने की? एक जोरदार चीख के साथ दूर से एक आकृति आई और पलक झपकते ही हवेली की लॉबी के ऊपर आकाश में आ पहुंची। ये हे लाओ है, हे लाओ यहाँ है। तीरों से घायल हुए कियान शुई गिरोह के सदस्यों ने जब यह आवाज सुनी तो वे खुशी से झूम उठे। चेन फेई छत के किनारे खड़ा था और उसने हे युआनक्यू को छत के ऊपर से उड़ते और दीवार के ऊपर से चलते हुए देखा। चेन फेई ने अपना धनुष घुमाया और एक तीर से कियान शुई गिरोह के एक बाहरी हिस्से को मार गिराया। हिम्मत है तुम्हारी, मरो। हे युआनक्यू ने देखा कि चेन फेई ने वास्तव में उसके सामने एक अन्य व्यक्ति को मार डाला और वो क्रोधित हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे चील के पंजे में बदल दिया और चेन फेई के सिर को पकड़ लिया। धन्यवाद। चील के पंजे हवा में घूमते हुए तीखी आवाज कर रहे थे, लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं सका। चेन फेई का शरीर पीछे की ओर तैर गया और 3 और तीर उड़ गए, जिससे एक एक करके छिपे हुए कियान शुई गिरोह के सदस्य मारे गए। हे युआनक्यू के आगमन के कारण कियान शुई गिरोह, जिसका मनोबल बहुत हिल गया था, अचानक चुप हो गया। अध्याय 58 दरार। अध्याय 58 दरार। अध्याय 58 क्रैक। जिंगफेन शहर में प्राप्त धनुष तकनीक की गुप्त पुस्तक ने न केवल चेन फेई को कुछ और कौशल दिए, बल्कि एक और अधिक स्पष्ट परिवर्तन भी किया। यानी चेन फेई अब अपने शरीर के कौशल का उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से तीर चला सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे में बाधा नहीं डालेंगे तथा शूटिंग की सटीकता प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार हालांकि हे युआनक्यू इस समय उसके पीछे पीछा कर रहा था, लेकिन इससे चेन फेई पर नीचे कियान शुई गिरोह के सदस्यों को गोली मारने से कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे कुछ लोग गिर पड़े। पूरी तरह से मौत का इंतजार करने की यातना उनके लिए असहनीय थी। कोई बाहर कूदकर चेन फेई की ओर भागने लगा, लेकिन उसका स्वागत सिर्फ एक तीर से हुआ। कियान शुई गिरोह के ज्यादातर सदस्य जो सिर्फ मांस प्रशिक्षण क्षेत्र में हैं, उनके लिए चेन फेई के तीर घातक है। यहाँ तक कि अस्थि निर्माण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी चेन फेई द्वारा कई बार गोली मारी जाएगी और अंततः वे जमीन पर गिर जाएंगे। मदद करो। गिरोह का नेता, क्या यह व्यक्ति उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए यहाँ आया है? जू नदी के किनारे किसी ने फुसफुसाया। फिर जाकर उस बूढ़े आदमी को बंधक बना लो और उसे धमकाओ। जू जायचुआन ने अपने आदमियों की तरफ देखा, जो अपना सिर सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाए और अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो लोगों को बचाने के लिए यहाँ है या नहीं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। वे अब अपना सिर नहीं दिखा सकते। अगर वे ऐसा करेंगे तो तीर उनकी ओर उड़ेंगे। भले ही सिर न दिखे और बनकर भी बड़ा ना हो, तीर उन पर ही लगेंगे। जू जायचुआन ने कई सालों से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जो इस स्तर तक तीरंदाजी का अभ्यास कर सके। उस समय जिंगफेन शहर में एक आदमी था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आधे शहर को निशाना बना सकता है। अब ऐसा लगता है कि वो शायद चेन फेई के बराबर है। और अंततः वो व्यक्ति जिंगफेन शहर छोड़कर उच्चतर तीरंदाजी कौशल हासिल करने के लिए अन्य स्थानों पर चला गया। जू जायचुआन ने अपने आदमियों से ची डेफे को पकड़ने के लिए बाहर निकलने को नहीं कहा। अब बाहर जाना मौत की तलाश करना है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जू जायचुआन ने अपने चारों ओर नजर घुमाई और अचानक उसके बगल में एक लोहे की चेन के साथ एक लोहे का हुक देखा। यह एक पाइपा हुक है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दूसरे लोगों की पाइपा हड्डियों को हुक करने के लिए किया जाता है। जू जायचुआन की हवेली में ऐसी यातना देने वाली चीजों की कभी कमी नहीं थी। जू जायचुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने पीपा हुक पकड़ लिया और उसे ची डेफन की ओर फेंक दिया। चाहे चेन फेई लोगों को बचाने के लिए आया हो या नहीं, ये कमोबेश एक अवसर था और जू जायचुआन ने इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं की। चेन फेई, जो इधर उधर देखता रहा, ने तुरंत पाइपा हुक देखा, धनुष खींचा और तुरंत तीर चलाया। तीर ने उसे पकड़ लिया, वीणा के हुक में कील ठोक दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी समय एक तीर जू जायचुआन की दिशा में एक छोटे से चाप के साथ चला। एक तेज आवाज आई। चेन फेई ने स्पष्ट रूप से तलवार की नोक का ही इस्तेमाल किया, लेकिन जू जायचुआन इस समय अपने हाथ में ब्लेड नहीं पकड़ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत पटरी से उतर गई थी और अगर वह आगे बढ़ता तो उसकी कलाई अपने आप टूट जाती। जू सिचुआन में 10 साल से अधिक समय से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है और भले ही वह तलवारबाजी की कला में माहिर है, लेकिन उसके लिए अपनी ताकत के साथ कोई समस्या होना बिल्कुल असंभव है। हालांकि इस समय ऐसा हुआ। वह जू जायचुआन भी एक निर्दयी व्यक्ति था। ये जानते हुए कि इस समय स्थिति गंभीर थी, उसने अपनी पूरी ताकत से चाकू के हैंडल को पकड़ लिया और अपनी कलाई खोने के जोखिम पर भी चेन फेई पर ब्लेड से वार करना जारी रखा। लेकिन आखिरकार यह मजबूरी थी। यह मूल रूप से एक सहज तलवार तकनीक थी, क्योंकि इस बार विराम का एक क्षण था। ताकत और सटीकता दोनों अभी से बहुत अलग थे। इससे पहले कि ब्लेड चेन फेई के शरीर को छूता, जू जायचुआन ने अपनी आंखों के सामने सफेद रोशनी की एक चमक देखी और एक लंबी तलवार अविश्वसनीय कोण पर उसके गले की ओर बढ़ी।
जू जायचुआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह अवचेतन रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने पहले ही अपनी पूरी ताकत से तलवार को आगे की ओर घुमाया था। इस समय दोनों ताकतें टकरा गईं, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह असहाय होकर देखता रहा कि तलवार का ब्लेड उसकी गर्दन से होकर गुजर गया। धन्यवाद। चेन फेई ने अपनी तलवार म्यान में डाली और जू जायचुआन की गर्दन में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। जू जायचुआन के शरीर ने सहज रूप से अपनी मांसपेशियों से घाव को जकड़ लिया और खून की एक धार बह निकली। जू जायचुआन ने चेन फेई को अविश्वास और भय से भरी आंखों से देखा। सिचुआन में हे युवानकियू ने दूर से जू जायचुआन की तलवार देखी और डर गया। अगर जू जायचुआन को कुछ हो गया तो उसका भाग्य बहुत बेहतर नहीं होगा। ये सिर्फ इतना है कि चेन फेई की तलवार का वार अभी बहुत तेज था और हे युवानकियू को नहीं पता था कि इस समय जू जायचुआन कितना घायल था। हे युवानकियू कुछ ही कदम चलकर चेन फेई के पास आया और चेन फेई को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। 3 अमर तलवारें। अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण रखते हुए चेन फेई के हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने 3 तलवार की रोशनी को छेद दिया। तीनों तलवार की रोशनी बहुत ही कम समय में एक साथ मिल गई और हे युवानकियू की हथेली पर जा लगी। कैंग, ये ध्वनि साधारण सोने और लोहे के टकराने की ध्वनि से अलग नहीं है। ये युवानकियू के ईगल पंजे लंबे समय से पानी और आग के लिए अजेय होने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। हालांकि 3 अमर तलवार बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसने केवल ये युवानकियू के दाहिने हाथ की हथेली में एक अतिरिक्त छेद बनाया और यह मांस में गहराई से प्रवेश नहीं कर सका। केवल प्रभाव ने ही युवानकियू को एक छोटा कदम पीछे हटने पर मजबूर किया। इस कदम पर हे युवानकियू ने हार मानने की पहल की। 3 अमर तलवार की शक्ति ने हे युवानकियू को भयभीत कर दिया और वो चेन फी के अगले कदम के बारे में चिंतित था। लेकिन तुरंत ही यह चिंता गायब हो गई। अध्याय 59 5 तलवारें। अध्याय 59 5 तलवारें। अध्याय 59 5 तलवारें। चेन फेई ने अग्नि पैटर्न तलवार निकाली। हालांकि यह तलवारबाजी उत्कृष्ट थी और चेन फेई ने इसे पूर्णता के स्तर तक अभ्यास किया था। अंत में चेन फेई और हे युआनकियू एक अलग क्षेत्र में थे। इस तरह के क्षेत्र को अग्नि रूपी तलवार से सुचारू नहीं किया जा सकता जब तक कि वो पूर्ण अमर बादल तलवार न हो, न कि अमर द्वारा मार्ग दिखाने के लिए एक ही चाल हो। शरीर पर किंगडिक्सन जुए के नियंत्रण पर भरोसा करते हुए चेन फेई और हे युआनकियू इस समय बराबरी पर थे। लेकिन चाहे वह ताकत हो या शारीरिक ताकत, अगर इसका इस्तेमाल इसी तरह जारी रहा तो चेन फेई निश्चित रूप से अंत में हार जाएगा। कैंग, एक और तलवार के वार के साथ चेन फेई ने सेना का पीछा किया और पीछे की ओर बढ़ते हुए जू जायचुआन के पास पहुंच गया। जू जायचुआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अभी से लेकर अब तक वो स्थिर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं हिलना नहीं चाहता, बल्कि ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। जब तक वो हिलने की हिम्मत करेगा, उसकी गर्दन पर लगा घाव पल भर में फट जाएगा और वो तुरंत मारा जाएगा। कोई दूसरा परिणाम नहीं होगा। आपकी हिम्मत है। हे युआनकियू चौंक गया, जोर से चिल्लाया और चेन फेई की ओर दौड़ा। चेन फेई की आंखों में हे युआनकियू की हरकतें प्रतिबिंबित हो रही थीं। जू जायचुआन की घबराहट के कारण इस समय हे युआनकियू का परिश्रम स्पष्ट रूप से अत्यधिक था। उसका मूल रूप से शिथिल ईगल ग्रेस्पिंग के लिए इस समय अधिक शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन चेन फेई की नजर में ऐसा नहीं था। कभी कभी कठिन काम हमेशा बेहतर नहीं होता। डिग्री पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। चेन फेई ने अपने दाहिने पैर से पीछे कदम बढ़ाया और हे युआनकियू की आंखों में तलवार की रोशनी चमक उठी। ये फिर से चाल है। हे युआनकियू, जो अपने दिल में चेन फी की 3 अमर तलवार के खिलाफ निगरानी कर रहा था, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि इसे बिना किसी अन्य अनुवर्ती चाल के फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यह चाल असाधारण है, फिर भी यह सिर्फ एक तलवार है। इसे देखने के बाद आप स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाएंगे। यदि आप एक चाल से दुनिया को जीतना चाहते हैं तो ये तलवार पर्याप्त नहीं है। तलवार की आवाज त्वचा, मांस और हड्डियों को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। चेन फेई की लंबी तलवार बांस को तोड़ने जितनी शक्तिशाली थी, उसने सीधे ही युआनकियू के बाज के पंजे को छेद दिया और उसे बगल तक कील से थोप दिया। तलवारों का 5वां पत्ता, किंगसिन जुए और अमर के मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उसने पूरी तरह से शक्ति और गति के साथ 5 तलवारें जोड़ी। हे युआनकियू की तो बात ही छोड़िए, जो मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में है तथा कियानशुई गिरोह में एक पद पर है और एक से अधिक जुवांगलियांग है। चेन फेई ने पहले भी सूचना खरीदने और बेचने के लिए एक आउटलेट को नष्ट कर दिया था। उसके पीछे भी एक समर्थक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, उन दोनों के लिए जितनी जल्दी हो सके जिंगफेन शहर से भागना महत्वपूर्ण है। चेन फेई द्वारा दी गई खबर सुनने के बाद ची डेफेंग ने भौहें सिकोड़ ली। शहर छोड़ना ठीक है, लेकिन उस कारवां में शामिल होना मुश्किल होगा। कारवां शायद जिंगफेन शहर को गुप्त रूप से सूचित भी कर दे कि या तो पीछा करने वाले होंगे या कारवां हमें पहले हिरासत में ले लेगा। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो तुरंत जोर को समझना चाहता था। चूंकि जू वांगलियांग के पास जिंगफेन शहर में बहुत ताकत है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चेन फेई और अन्य लोगों का शिकार करेगा। वे दोनों बस एक कारवां में शामिल होना चाहते थे और फिर सुरक्षित रूप से निकल जाना चाहते थे। यह न केवल एक विलासिता थी, बल्कि यह बेहद जोखिम भरा भी था। अगली घटना शहर से बाहर घूमते समय हुई। एक नजर में ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे और विभिन्न संभावित समाधानों के बारे में सोचने लगे। 1 मिनट रुको, ऐसा नहीं लगता कि हमें जिंगफेन शहर छोड़ना होगा। चेन फेई ने अपना सिर उठाया, ची डेफेंग को देखा और कहा, आप और मैं दोनों अब भेस में हैं। हालांकि इस तरह का भेस अश्लील नहीं है, ये कुछ लोगों की नजर में बहुत स्पष्ट है। इसलिए अगर हम सीधे असली उपस्थिति का उपयोग करते हैं तो जिंगेक्सी फेनचेन शहर में क्या होगा? ची डेफेंग थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। भेस तकनीक का उपयोग करना आसान है, लेकिन कभी कभी यह बहुत ही आकर्षक होता है, खासकर जब जिंगफेन सिटी लोगों की खोज शुरू करता है और यह महसूस होता है कि इस जगह में कोई चांदी नहीं है। लेकिन उनकी मूल उपस्थिति और खुले दिल के साथ जिंगफेन शहर में पहले से ही बहुत सारे बाहरी लोग हैं, और क्योंकि वे जियानियन कारवां की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय जिंगफेन शहर में रहने वाले बाहरी लोगों की संख्या काफी आश्चर्यजनक है।
जू वांगलियांग और अन्य लोग इतने सारे लोगों की तलाशी लेने में असमर्थ थे और इस तरह से तलाशी लेना असंभव था। ये तो दीपक तले अंधेरा है। जू जायचुआन के निवास पर कई आकृतियां बाहरी दीवार से कूद गईं और जब उन्होंने आंगन में दृश्य देखा तो उनके चेहरे बदल गए। जब उन्होंने देखा कि जू जायचुआन अभी भी सुरक्षित रूप से वहां खड़ा है तो ये लोग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। युवा स्वामी ठीक है, जल्दी से जाकर उन्हें खबर दो। उनमें से एक चला गया और कई अन्य लोग जू जायचुआन के पास आए, उसके शरीर को घेर लिया और सावधानी से चारों ओर देखने लगे। ये देखकर कि कोई और खतरा नहीं था, कोई व्यक्ति जू जायचुआन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। जू जायचुआन की आंखें सुस्त और लाल थी और उसकी सांस इतनी कमजोर थी कि वो उसे सुन भी नहीं पा रहा था। तेज हवा चली और अचानक जू जायचुआन की गर्दन से खून की धार फूट पड़ी, जिससे उसके आसपास के कई लोग भीग गए। अध्याय 60 हत्या की तलवार। अध्याय 60 हत्या की तलवार। अध्याय 60 हत्यारी तलवार। ऊंचे प्रांगण और जू परिवार के निवास में लोग चौकन्ने थे और माहौल गंभीर था। हॉल में शू जायचुआन का शव ताबूत में रखा गया था। शू वांगलियांग एक तरफ खड़ा था, अपने बेटे की गर्दन पर घाव को उदास भाव से देख रहा था। कितनी तेज तलवार, कितनी क्रूर तलवार। जू वांगलियांग ने अपने दांतों के बीच एक वाक्य कहा और उसके आसपास का तापमान थोड़ा कम हो गया। हॉल में मौजूद सभी लड़कियां और नौकर इस समय जू वांगलियांग को नाराज करने के डर से अपनी सांस रोके हुए थे। मास्टर, आपको चुवानर का बदला लेना होगा। जू जायचुआन की मां जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज कर्कश और कान के पर्दे को चीरने वाली थी। मेरे वंशज जू को मार दो, चाहे वह कोई भी हो, वह बच नहीं पाएगा। जू वांगलियांग ने अपने गृहस्वामी की ओर देखा। गृहस्वामी ने जल्दी से आगे बढ़कर फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, मैंने अभी आदेश दिया है कि जो कोई भी मास्टर के खिलाफ शिकायत रखता है वह आज के ठिकाने की जांच कर रहा है। जब तक ठिकाने में कोई अंतर नहीं होगा हम तुरंत उन्हें पहले गिरफ्तार करेंगे। तड़क। जू वांगलियांग ने बटलर के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। बटलर का पूरा शरीर खंभे से टकराया और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। घर के नौकर ने डरे हुए भाव से शू वांगलियांग को देखा और सोचा कि उसने क्या गलत किया है। उसके आसपास के सभी नौकर सहम गए और अपना सिर नीचे कर लिया। जब तक किसी के मन में कोई द्वेष है उन सभी को पहले गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, भले ही आज उनके ठिकाने में कोई बदलाव हुआ हो या नहीं। जू वांगलियांग ने गृहस्वामी की ओर देखा और उदास होकर कहा, आज चुवान एर के घर के आसपास कुछ लोग भी घूम रहे हैं। हम उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। हम किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को छोड़ने के बजाय गलत लोगों को मार डालना पसंद करेंगे। क्या तुम समझती हो? हाँ, चलो अभी करते हैं। नौकरानी तुरंत उठी और सूजे हुए गाल के साथ भाग गई। आपको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि युवा मालिक मर गया है? जू वांगलियांग ने अचानक अपने आसपास के नौकरों की ओर देखा। सभी नौकर चाकर घबरा गए और रोने की आवाज हॉल में गूंजने लगी और हवेली के बाहर तक पहुंच गई। जिनफेन शहर की सड़क के बीच में। कितने बहादुर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान गिराने की? मास्टर, अंदर सभी लोग मर चुके हैं, सभी को एक तलवार से मार दिया गया है। क्या आप कुछ देख सकते हैं? पीछे छोड़े गए निशान मिटा दिए गए हैं और फिलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु, मैंने सुना है कि जू जायचुआन की आज मृत्यु हो गई और वह भी तलवार के घाव से मर गया, जैसा कि ही युवानकियू की मृत्यु हुई थी। जू वांगलियांग का सवाल सुनकर वू चांगली ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ में एक पंख वाले गू कीट को ध्यान से देखा। गू कीट इस समय वू चांगली के हाथ में मडरा रहा था और उसका बाहर उड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये लोग नहीं है। वू चांगली ने अपना सिर हिलाया। जेल में कई लोगों को पहचान से परे यातना दी गई है और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मर रहे हैं। उन्होंने सभी ने अभी अभी जू वांगलियांग और जू वांगलियांग के बीच बातचीत सुनी और एक सामान्य समझ बनाई। इसलिए जब उन्होंने वू चांगली के शब्द सुने तो कुछ लोग खुशी से रोने से खुद को नहीं रोक पाए। वे आखिरकार यहाँ से जा सकते थे। आप बहुत खुश लग रहे हैं। शू वांगलियांग पहले तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जब उसने जेल में लोगों के हाव भाव में आए बदलाव को सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसका बेटा मर चुका था और ये लोग अब भी इतने खुश होने की हिम्मत कर रहे हैं। जेल में बंद लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका गला घोटा जा रहा है और वे शोर मचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इनमें कुछ साथी भी होंगे। अच्छी तरह पूछताछ के बाद जो लोग मारे जाने लायक हैं उन्हें मारा जा सकता है। जू वांगलियांग ने एक शब्द कहा, मुड़कर जेल से बाहर चला गया। वू चांगली ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और तेजी से उसके पीछे चला गया। वू चांगली ने पहले सुना था कि जू वांगलियांग बहुत बूढ़ी है, लेकिन अब उसने देखा है जेल में बंद वे लोग इतने बदकिस्मत थे कि उन्हें जू वांगलियांग से मिलने का मौका मिला। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस दुनिया में यदि आप अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो कभी कभी आपको मुसीबत में पड़ने से बचना होगा। वू जोगफेंग, क्या आप मेरे बेटे के हत्यारे का पता लगा सकते हैं? लॉबी में पहुंचकर जू वांगलियांग एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और वू चांगली को कृपालु नजरों से देखा। हालांकि कोई खास दबाव नहीं था, फिर भी वू चांगली का शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। अगर वो व्यक्ति अभी तक जिनफेन शहर से बाहर नहीं गया है तो आप उसे आजमा सकते हैं, वू चांगली ने फुसफुसाया। फिर तुम्हारे लिए बलिदान होंगे, जू वांगलियांग ने अपने मुंह के कोने को हल्का सा हिलाते हुए कहा। हिम्मत मत करो। वू चांगली ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, अपनी आस्तीन में गू कीट पर नजर डाली, अपनी जेब से नाखून के आकार का एक काली मिट्टी का टुकड़ा निकाला और कुछ दर्द के साथ उसे गू कीट के मुंह में डाल दिया। गू कीट ने छलांग लगाई और सीधा काली मिट्टी पर उतरा। पल भर में ही उसने काली मिट्टी को खा लिया। गू कीट के पंख हल्के से कांपने लगे और वो आगे की ओर उड़ने लगा। आधे घंटे पहले ही इस वूडू कीड़े ने जू जायचुआन का खून चाटा था, इसलिए इस समय ये गू कीड़ा उसी सांस की तलाश में है। वही आभा घातक तलवार पर बनी हुई है। अध्याय 61 युवा जियांगू। अध्याय 61 युवा जियांगू। अध्याय 61 युवा। हालांकि कई दिन बीत गए हैं, लेकिन इस गू कीट की दुनिया में ये गंध अभी भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इसके विपरीत व्यक्ति के शरीर पर डाला गया रक्त जीवित व्यक्ति की सांस के साथ संघर्ष करेगा और शेष सांस शीघ्रता से नष्ट हो जाएगी।
जू वांगलियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो वू चांगली का पीछा करने लगा। उसी समय दो जू परिवार के अभ्यास करने वाले मज्जा क्षेत्र के उपासक भी साथ गए। यदि आप वास्तव में किसी हत्यारे का सामना करते हैं तो आप उसे सीधे वज्र के साधनों से दबा देंगे। गू कीटो की गति बहुत तेज होती है, जिसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति की दौड़ने की गति से की जा सकती है। एक चौथाई घंटे बाद गू कीट एक आंगन के सामने रुका और अंदर उड़ने की कोशिश कर रहा था। वो चांगली ने जल्दी से गू कीट की रक्षा की और अपने पीछे जू वांगलियांग को देखने लगा। जू वांगलियांग ने अपने सामने के आंगन को देखा, जो आम लोगों के घरों का आंगन था। जू वांगलियांग के कान थोड़े काम रहे थे, लेकिन उसे आंगन से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक झटके के साथ जू वांगलियांग आंगन की दीवार के पास आया और अंदर कोई नहीं था। जू परिवार के दो लोगों ने आंगन में आकर दरवाजा खोला। अंदर से सब कुछ साफ था, कुछ भी नहीं बचा था, मानो वहां कभी कोई रहता ही न हो। तलवार कुछ समय से यहाँ है। कोर कमांडर ने तुरंत देखा कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो आंगन में आया और एक जगह की ओर इशारा किया। यहीं पर गंध सबसे तेज है और जाहिर है कि यह अपेक्षाकृत लंबे समय तक वहां रही। हाँ, लोगों को बुलाओ और यहाँ की स्थिति के बारे में पूछो, जू वांगलियांग ने गहरी आवाज में कहा। जल्द ही आंगन के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया गया। जब यारेन ने जू वांगलियांग को देखा तो वो चौंक गया। आजकल जिंगफेन शहर में कोई भी जू परिवार के मामलों के बारे में नहीं जानता है। इस आंगन को सबसे पहले किसने किराए पर लिया था? जू वांगलियांग ने यारेन की ओर देखा। यारेन की याददाश्त अच्छी है, हालांकि वो मौत से डर गया था, फिर भी उसने उस समय आंगन किराए पर लेने वाले लोगों की शक्ल सूरत का वर्णन किया। चांग वू ने एक तरफ बात नहीं की। ये स्थिति शायद नहीं पाई जाती, उनमें से ज्यादातर ऐसे ही दिखते हैं। जू वांगलियांग स्वाभाविक रूप से यह जानता था, लेकिन वह किसी भी संभावना को जाने नहीं देगा। जब यारेन चले गए तो जू वांगलियांग ने वू चांगली की ओर देखा। हथियार नहीं फेंका गया, यह अच्छी बात है। जब तक प्रतिद्वंद्वी जिंगफेन शहर नहीं छोड़ता तब तक उसे पकड़ा जा सकता है। वू चांगली ने जल्दी से कहा, मैं वू को आपकी पूजा करने के लिए परेशान करना जारी रखूंगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वू चांगली ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए गू कीट को बुलाया। वू चांगली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गू कीट ने आंगन का चक्कर लगाया और बाहर उड़ गया। लोगों का समूह पीछे पीछे चला, लेकिन थोड़ी देर बाद गू चोंग फिर से एक आंगन में आ गया। 5 तलवारें आमने सामने की मुठभेड़ में मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में किसी को गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं या मार भी सकती हैं, लेकिन हे युआन कियो का मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र कुछ हद तक पानीदार है। चेन फेई ने अपने हाथ में शाखा को देखा और उस दिन की लड़ाई का दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहा। पिछले कुछ दिनों में चेन फेई उस दिन की लड़ाई के लाभ और हानि का सारांश दे रहा है और साथ ही साथ अपनी खुद की मार्शल आर्ट की ताकत और कमजोरियों को भी सुलझा रहा है। केवल इस वास्तविक जीवन मृत्यु संघर्ष में ही कोई अपनी कमियों का पता लगा सकता है। क्रंच, आंगन का दरवाजा खुला और ची डेफे बाहर से वापस आ गया। इतने दिनों के बाद ची डेफे की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। हाल ही में मैं कभी कभी भोजन खरीदने और कुछ समाचार पूछने के लिए बाहर जाने का अवसर का लाभ उठाता हूँ। चेन फेई ने ऊपर देखा और ची डेफन को थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए देखा। पिंगियन काउंटी फंस गई है, ची डेफे फुसफुसाया। चेन फेई चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसे ऐसे परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन जब उसने वास्तव में ये सुना तो उसका दिल अभी भी थोड़ा हिल गया। तुम्हें कैसे पता पिंगियन काउंटी से कोई जिंगफेन शहर भाग गया है? चेन फेई ने पूछा। ची डेफिंग ने सिर हिलाया, अपने हाथ में लिया खाना पत्थर की मेज पर रख दिया। 2 गिलास शराब डाली, पहले एक गिलास खुद पिया और एक लंबी सांस छोड़ी। चेन फेई कुर्सी पर बैठ गया और ची डेफिंग के साथ शराब पीने लगा। चेन फी थोड़ी मजबूत विचित्रता को भी नहीं संभाल सकता, इस तरह की अजीब आपदा की तो बात ही छोड़िए। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ताकत बहुत कमजोर है और भले ही कई चीजें ज्ञात हो, उन्हें बदलने का कोई तरीका नहीं है। ये कमजोर लोगों की त्रासदी है और यह इस दुनिया में अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति भी है। हवा से दुकान में विलो के फूल उड़ रहे हैं और वो जी मेहमानों के स्वाद के लिए वाइन बना रहे हैं। कृपया डोंगलियर शुई के बारे में मुझसे पूछें, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा। चेन फेई और ची डेफिन के मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन उनके हाथों में शराब के गिलास बंद नहीं हुए। ची डेफिन ने शराब का फायदा उठाया और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी बहुत ही साधारण है, इसमें कोई मोड़ या उलझन नहीं है। वो बस एक युवा है जो इस दुनिया को देखना चाहता है। ची डेफिंग रुक रुक कर बोल रहा था, लेकिन चेन फेई बहुत गंभीरता से सुन रहा था, जब तक कि ची डेफिंग जोर से हंसा और मेज पर गिर पड़ा। 5 दिन पल भर में बीत गए और शहर में लगातार हंगामा होता रहा, लेकिन जू परिवार ने खोज जारी रखी जब तक जियानयुन कारवां जिंगफेन शहर में नहीं पहुंच गया। 1002 लोग। चेन फेई थोड़ा हैरान हुआ और ची डेफिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। चेन फेई ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखा। यह जियानयुन कारवां स्पष्ट रूप से इसे लूट सकता था, लेकिन अंत में इसने आपको बदले में एक टिकट दिया। अध्याय 62 भारी मुनाफा। अध्याय 62 भारी मुनाफा। अध्याय 62 भारी मुनाफा। अंत में चेन फेई और अन्य लोगों ने जियानयुन कारवां का अनुसरण करने का फैसला किया, सुरक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं। जिंगफेन शहर के रास्ते में उसे जो अजीब चीजें मिली, उन्होंने चेन फेई पर गहरी छाप छोड़ी। चेन फेई फिर से ऐसी चीज का अनुभव नहीं करना चाहता था। लाल मोमबत्तियों की कीमत 1000 टेल थी। अगर मैं दूसरे छोटे कारवां का पीछा करता और गलती से उनमें से एक का इस्तेमाल कर लेता तो क्या ये और भी बुरा नहीं होता? जियानयुन कारवां को भी स्पष्ट रूप से अपना मूल्य पता है, इसलिए वो इतनी कीमत मांगने का साहस करता है। जब चेन फेई और दोनों जियानयुन कारवां के स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो स्थान पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। बेशक उनमें से ज्यादातर लोग जियानयुन कारवां के साथ व्यापार करने आए थे और केवल एक छोटा हिस्सा ही कारवां के साथ चलना चाहता था, लेकिन इस छोटे से समूह में भी लगभग 100 लोग थे। इससे तुम्हें 1 लाख टेल मिलेंगे, चेन फेई ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा। भले ही चेन फेई अब चांगफू डैन को परिष्कृत कर सकता है, आय ठीक लगती है, लेकिन इतने पैसे बचाने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे और चेन फेई आलसी नहीं हो सकता।
और यदि वास्तव में इतने सारे लाभ हैं तो मुझे डर है कि इससे कुछ परेशानी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते और उसे रोक कर रखते हैं तो ये बहुत असुविधाजनक होगा। जियान्युन कारवां 3 दिन बाद ही रवाना होगा, तो ये सिर्फ 1 लाख टैल नहीं है। ची डेफिंग ने थोड़ी आह भरी। उसे भी पैसा पसंद है और उसने बहुत सारा पैसा बचाया है, लेकिन जियान्युन कारवां के साथ तुलना करने के लिए वो योग्य भी नहीं है। हम 3 दिन बाद चेन समय पर रवाना होंगे। हम देर होने तक इंतजार नहीं करेंगे। इस चिन्ह को पकड़ो और जब समय आए तो चिन्ह को पहचानो, लेकिन व्यक्ति को नहीं। जिस स्थान पर पैसे दिए गए थे वहां जियान्युन कारवां के लोगों ने चेन फेई और अन्य लोगों पर नजर डाली, पैसे लिए और उन्हें गिना। आपका नाम या मूल के बारे में मत पूछो, क्योंकि यह जियान्युन कारवां के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। चेन फेई ने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़कर साइन पर बने बादलों के पैटर्न को देखा। इस चीज की नकल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी मिली हुई हो सकती हैं जिन्हें जियान्युन कारवां द्वारा पहचाना जा सकता है। बहुत से लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे नकली साइन बोर्ड के साथ यात्रा करें, वरना अगर आपको पकड़ लिया गया तो आपकी खाल उधेड़ दी जाएगी, भले ही आप मर ही क्यों न जाएं। चेन फेई और अन्य लोग पीछे मुड़े और चले गए। जियान्युन कारवां के आने के कारण जिंगफेन शहर, जो पहले थोड़ा शांत था, अपनी पुरानी हलचल में लौट आया। लोग सड़क पर आ जा रहे थे और अचानक एक व्यक्ति बहुत तेज गति से चलता हुआ दिखाई दिया और चेन फेई से टकरा गया। चेन फेई ने एक तरफ कदम बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। चोर अभी भी जिंगफेन शहर में ही होगा, भागने के मौके की प्रतीक्षा में। अब जब तक दूरी काफी कम है, मैं उस व्यक्ति को खोजने का कोई रास्ता खोज सकता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 3 दिनों में मैनेजर डोंग मुझे थोड़ी देर के लिए कारवां को रोकने की अनुमति देंगे और मुझे चोर की तलाश करने देंगे। शु वांगलियांग ने उदास चेहरे से कहा। वू चांदली के अनुमान के अनुसार शु वांगलियांग ने हाल ही में कई कारवां छोड़े थे, लेकिन कोई नहीं मिला। सबसे अधिक संभावना यह है कि वो व्यक्ति जियान्युन कारवां का इंतजार कर रहा है। जब साइट पर निरीक्षण आता है तो वू चांदली का दावा है कि यदि दूरी काफी करीब है तो गू कीट व्यक्ति को ढूंढ सकता है। इसलिए जू वांगलियांग ने डोंगी को एक भोज में आमंत्रित किया। उम्मीद है कि वो उसकी मदद कर सकता है। अगर ये दूसरे छोटे कारवां होते तो इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं होती। शु वांगलियांग की अपनी ताकत दूसरे कारवां को सहमत करने के लिए दबाव डालने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जियान्युन कारवां विफल हो गया और शु वांगलियांग के पास उन्हें बलपूर्वक दबाने की ताकत या साहस नहीं था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो केवल संबंध ही खोज सकता था। जो लोग 3 दिन बाद वहां पहुंचेंगे उन सभी ने भुगतान कर दिया है। आप ऐसा कर रहे हैं जिससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। डोंग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। प्रति व्यक्ति 1000 टैल काफी ऊंची कीमत थी, लेकिन चूंकि सुरक्षा की मूल रूप से गारंटी दी जा सकती है, इसलिए जियान्युन कारवां इसे मन की शांति के साथ स्वीकार कर सकता है। लेकिन अब जब पैसे जमा हो गए हैं तो 3 दिन बाद उस व्यक्ति को फिर से बेचना थोड़ा बदसूरत होगा। हालांकि डोंग ये प्रभारी है, लेकिन कारवां की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें करना आसान नहीं है। मुझे आशा है कि निदेशक डोंग विचारशील होंगे। जो वांगलियांग ने अपने हाथों से बैंक नोटों का एक और ढेर निकाला और मेज पर रख दिया। डोंग ये ने पलक झपकाई। ये ढेर अभी भी 10,000 टैल का था। मूल टैल को जोड़ने पर यह 20,000 टैल हो जाएगा। डोंग ये को इतनी रकम कमाने में बहुत समय लगेगा। अब उसके सिर हिलाने मात्र से पैसा उसका हो जाएगा। डोंग ये ने अपने दिल में थोड़ी उलझन महसूस की। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरों के लिए आपकी आलोचना करना आसान है। मैं ये भी जानता हूं कि कारवां में शामिल अन्य लोग भी हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास व्यक्त करने के लिए और कोई शब्द नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इन पैसों से कारवां में शामिल अन्य लोगों के लिए कुछ पेय पदार्थ खरीदे जा सकेंगे। जू वांगलियांग ने कहा और मेज पर 10,000 टैल के चांदी के नोट रखे। और यह सिलसिला यही नहीं रुका और फिर दूसरी तरफ 5,000 टैल और रखे गए। मैं उन लोगों का समय बर्बाद करने और किसी को खोजने के लिए मेरे साथ आने के लिए दोषी महसूस करता हूँ। ये 5,000 टैल मेरी माफी के रूप में माने जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? डोंग ये ने जू वांगलियांग को देखा और अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथों की गति धीमी नहीं थी और उसने जल्दी से मेज पर रखे 35,000 टैल को अपनी आस्तीन में डाल लिया। मैनेजर डोंग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। डोंग ये को पैसे स्वीकार करते देख जू वांगलियांग अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। अध्याय 63 असफल डैन। अध्याय 63 असफल डैन। अध्याय 63 असफल गोली। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके बेटे को मारने वाला चोर बहुत ही शातिर व्यक्ति होगा। अगर ऐसा व्यक्ति कारवां में छिपा है तो यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। अब जब मुझे उसे जल्दी खोजने का अवसर मिला है तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। डोंग ये जोर से हंसा। आपका स्वागत है मैनेजर डोंग, आपका स्वागत है। जू वांगलियांग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, डोंग ये के लिए एक कप डाला और कहा, यह कि जियान ब्रूइंग है। मैनेजर डोंग, कृपया इसे अच्छे से चखें। ठीक है, ठीक है। डोंग ये ने चेहरे पर मुस्कान के साथ वाइन का गिलास उठाया। 3 राउंड शराब पीने के बाद जू वांगलियांग ने अलविदा कहा और चला गया। डोंग ये के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने अपने आदमियों को बुलाया। 3 दिन बाद जू वांगलियांग लोगों को हत्यारे की तलाश में ले जाएगा। आप इन 1000 टैलों को ले सकते हैं और उन्हें उन लोगों में वितरित कर सकते हैं जिन्होंने कमर काट खरीदे थे, थोड़ा मुआवजे के रूप में। वो परोपकार और धार्मिकता का प्रभारी है। उसके अधीनस्थों ने तुरंत उसकी प्रशंसा की। तो फिर मैं कोई गपशप नहीं सुनना चाहता। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। डोंग ये ने अपना हाथ हिलाया और उसके आदमी जल्दी से झुके और चले गए। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और जू परिवार ने अब शहर में लोगों की तलाश नहीं की, मानो उन्होंने हार मान ली हो। चेन फेई और चेन फेई पिछले कुछ दिनों से कहीं नहीं गए हैं और आंगन में ही रह रहे हैं। टी डेफंग ने अपने शरीर को ठीक करने का अवसर लिया। आखिरकार वो अभी घायल हुआ था और उसे लंबी दूरी तय करनी थी, जो आखिरकार थोड़ा कष्टदायक था। चेन फेई अभ्यास के लिए हर समय निकालती है। सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा तकनीक जिंग शुजुए की दक्षता आखिरकार पूरी हो गई है।
दौड़ने की तकनीक के कारण न केवल आंतरिक ऊर्जा बढ़ी है, बल्कि सबसे बड़ा योगदान यह है कि हर दिन मिली जाने वाली गोलियों की संख्या एक नए स्तर पर पहुंच गई है। हड्डी बनाने के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले चेन फेई ने प्रतिदिन 4 चांगफू गोलियां निगल ली। हड्डी बनाने के क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी कौशल दक्षता अपरिवर्तित रही और चेन फेई पहले से ही 5 अनंत गोलियां निगल सकता था। अब जबकि शौकन निगलने की तकनीक पूरी हो गई है, चेन फेई की एक दिन में गोलियां निगलने की सीमा 7 अनंत फ्लोटिंग गोलियों के स्तर तक बढ़ गई है। यद्यपि अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चांगफू दान का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। प्रतिदिन 7 चांगफू दान, साथ ही आंतरिक शक्ति साधना बोनस जो जिंग निगलने की तकनीक के साथ आता है। चेन फेई के अनुमान के अनुसार मैरो ट्रेनिंग दायरे को पार करने के लिए आवश्यक 100,000 प्रगति पट्टियों को पूरा करने में केवल 1.5 वर्ष का समय लगेगा। यह अच्छे अभ्यासों से लाया गया बदलाव है। मज्जा प्रशिक्षण के क्षेत्र तक पहुंचने में 1.5 साल लगते हैं, जो कि सामान्य आकस्मिक अभ्यासियों की कल्पना से कहीं परे है। चेन फेई के अवलोकन के अनुसार सीमित प्रतिभा और तकनीकों के कारण कई योद्धा अपने जीवन काल में मज्जा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं वे पहले से ही बहुत बूढ़े हैं। हे युआन कियो की तरह, जिसे चेन फेई ने कुछ दिन पहले मार दिया था, वो आधा 100 साल का था और बड़ी मुश्किल से सार प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब हो पाया था। डोंग ये अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए बिना नहीं रह सका और उसने जू वांगलियांग की ओर देखा। जू वांगलियांग ने वू चांगली को संकेत दिया, जिसने देर करने की हिम्मत नहीं की और अपनी बाहों में गू कीट को बुलाया। रक्त स्वाद वाले कीड़े ची डेफन की पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो गई और उसने खुद को नियंत्रित किया कि वो चेन फेई की दिशा में न देखे, अन्यथा वो भीड़ में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वो पहले से ही अपने दिल में बहुत चिंतित था। चेन फेई ने ची डेफन की फुसफुसाहट और आसपास की भीड़ में कुछ लोगों की चर्चा सुनी और इस तरह के गू के कार्य को समझा। ये वास्तव में खून के आधार पर हथियार पर छोड़ी गई गंध का पता लगा सकता था। चेन फेई की आंखें थोड़ी खुली हुई थी और साथ ही वो अपने पिछले फैसले पर खुश भी था। ची डेफन के बारे में कुछ अजीब महसूस करते हुए चेन फेई ने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और ची डेफन की आस्तीन पर जोरदार प्रहार किया। ची डेफेंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर शांत हो गया। यह वो गुप्त कोड था जो उन दोनों ने पहले छोड़ा था। गू कीट कुछ देर तक हवा में मंडराता रहा, उसका भीड़ की ओर उड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो वू चांगली पर हिनहिनाने लगा। वू चांगली की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने चुपके से जू वांगलियांग को देखा, अपनी लार निगल ली और गू कीटों के साथ एक एक करके आकस्मिक साधकों के पास से चलना शुरू कर दिया। रक्त स्वाद वाले कीड़ों की उपस्थिति थोड़ी अजीब है। कुछ आकस्मिक साधकों ने रक्त स्वाद वाले कीड़ों को गुजरते हुए देखकर थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जल्द ही वू चांगली ने रक्त स्वाद वाले कीड़े को आकस्मिक साधकों के आधे हिस्से से आगे ले जाया, लेकिन रक्त स्वाद वाला कीड़ा शांत रहा। वू चांगली के माथे पर पसीना आ गया और जू वांगलियांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ची डेफंग ने जब खून चखने वाले कीड़ों को पास से गुजरते देखा तो वो निश्चिंत होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो बेहद घबराया हुआ था। लेकिन सौभाग्य से खून चखने वाले कीड़ों में कुछ भी अजीब नहीं था, यहाँ तक कि चेन फेई के सामने भी। थोड़ी देर बाद रक्त स्वाद वाला कीड़ा सभी साधकों के सामने से चला गया। वू चांगली शू वांगलियांग के पास लौटा और अपना सिर हिलाया। शू वांगलियांग ने इन आकस्मिक साधकों को उदास भाव से देखा। उसे एक अंधकार में अनुभूति हुई कि उसके बेटे का हत्यारा उनमें से ही एक है, लेकिन वो उसे खोज नहीं पाया। जू वांगलियांग ने अपनी मुट्ठियां कस ली और अंततः उन्हें ढीला करना पड़ा। हम 1/4 घंटे में रवाना हो जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, डोंग ये ने जोर से कहा और जू वांगलियांग की ओर देखने लगा। वो इस समय सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता था। चेन फेई ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जू वांगलियांग की पीठ की ओर देखा। 1/4 घंटे बाद जियान्युन कारवां चल पड़ा। चेन फेई गाड़ी के कोने में बैठा हुआ अपने सामने बैठे एक बूढ़े आदमी की बातें सुन रहा था। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सभी अमर बादल तलवार संप्रदाय की ओर जा रहे हैं, है ना? लेकिन अमर बादल तलवार संप्रदाय में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। अध्याय 64 फेंगुआंग सियापेई। अध्याय 64 फेंगुआंग सियापेई। अध्याय 64 फेंगुआंग सियापाई। क्या आप पहले भी जियान्युन शहर गए हैं? ससुर की बात सुनकर गाड़ी अचानक शांत हो गई। हजारों मील के दायरे में संप्रदाय के नेता जियान्युन तलवार संप्रदाय के पास अथाह ताकत है। जियान्युन तलवार संप्रदाय की वजह से जियान्युन शहर धीरे धीरे विकसित हुआ और अब यह एक विशालकाय शहर बन गया है। कार में बैठे युवाओं में से कोई भी जियान्युन तलवार संप्रदाय की किंवदंती सुनकर बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस पौराणिक संप्रदाय के लिए तरस रहे थे। मैं अपने शुरुआती वर्षों में कुछ वर्षों के लिए जियान्युन शहर में रहता था, लेकिन वहां रहना मुश्किल था, इसलिए मैं कुछ वर्षों के लिए काम करने के लिए बाहर चला गया। लेकिन अब युद्ध और अराजकता के साथ मैंने इसके बारे में सोचा और सेवानिवृत्त होने के लिए जियान्युन शहर वापस जाने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। सर, मुझे जियान्युन तलवार संप्रदाय के बारे में बताइए। क्या वे शिष्यों को स्वीकार करने में बहुत सख्त हैं? किसी ने अधीरता से पूछा। प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए ये सख्त नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए ये कुछ हद तक पहुंच से बाहर है। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, यदि आप जियान्युन तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास उम्र, ताकत और समझ होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। या तो आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या आपके पास एक निश्चित प्रतिभा है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, अन्यथा आप जियान्युन तलवार संप्रदाय के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। महोदय, क्या आप मुझे अधिक विशिष्ट रूप से बता सकते हैं? चेन फेई ने अपने पीछे शराब की बोतल निकाली और अपने ससुर को थमा दी। बूढ़े व्यक्ति ने चेन फेई की ओर देखा, पानी की थैली ली, उसे सूंघा और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। ये युवक विनम्र है। बूढ़ा आदमी हंसा, शराब का एक घूंट लिया, सभी की ओर देखा और कहा, वास्तव में जब आप जियान्युन शहर पहुंचेंगे तो आप आसानी से इन आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप आज सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं कुछ और शब्द कहूंगा। सभी लोग चुप हो गए और चुपचाप ससुर की ओर देखने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने भी इस भावना का आनंद लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले यह उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए।
यदि यह इस उम्र से अधिक है तो यह अधिकतम 20 से अधिक नहीं हो सकती है और साधना स्तर 7 प्रशिक्षण क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र। गाड़ी में बैठे सभी लोग चकित होकर बोले, मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र 20 वर्ष से कम आयु का? यहाँ तक कि जिंगफेन सिटी जैसे शहर में भी मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार को एक प्रसिद्ध मास्टर के रूप में माना जा सकता है और वह जहां भी जाता है उसे अतिथि के रूप में रखा जा सकता है। ये देखकर कि गाड़ी में बैठा युवक बहुत खुश नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। और मैंने झूठ नहीं बोला, ज़ियान्युन तलवार संप्रदाय के सम्मोहन प्रभाव के कारण अन्य स्थानों से कई जीर्ण शीर्ण संप्रदायों ने विभिन्न कारणों से ज़ियान्युन शहर में जड़ें जमा ली है। इन संप्रदायों की विरासत अन्य स्थानों पर भी प्रसिद्ध है, लेकिन ज़ियान्युन तलवार संप्रदाय की तुलना में ये बहुत कमजोर प्रतीत होता है। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे हम धीरे धीरे जिंगफेन शहर से दूर होते गए, बाहर की सड़क काफी उबड़ खाबड़ होने लगी और गाड़ी भी थोड़ी उबड़ खाबड़ लगने लगी। पूरे दिन ज़ियान्युन कारवां सुरक्षित और स्वस्थ दिखाई दिया, लेकिन यह एक सामान्य घटना है। ज़ियान्युन कारवां की प्रतिष्ठा और ताकत पर भरोसा करते हुए कोई भी डाकू बिना कुछ सोचे समझे परेशानी खड़ी करने नहीं आएगा। जहां तक अजीब चीजों की बात है, जंगल में वास्तव में कई अजीब चीजें हैं, लेकिन वे इतनी अधिक नहीं है कि उन्हें हर जगह देखा जा सके। और यह सड़क एक ऐसा मार्ग है जिस पर ज़ियान्युन कारवां अक्सर जाता है। इसके बारे में वाकई कुछ अजीब है। इसे या तो ब्लॉक कर दिया गया है या सीधे बाईपास कर दिया गया है। चेन फेई अपना अधिकांश समय चिकित्सा संबंधी पुस्तकें पढ़ने में बिताते थे, क्योंकि वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। चेन फेई को दवा की किताबें पढ़ने और विभिन्न औषधीय सामग्रियों के औषधीय गुणों को समझने की भावना भी पसंद है। जब मैंने पहली बार दवा की किताब पढ़ी तो यह फीलिंग पिल को समझने के लिए अधिक थी, लेकिन अब यह उद्देश्य कमजोर हो गया है। कभी कभी सीखना वास्तव में लोगों को खुश कर सकता है, खासकर तब जब आपको वह ज्ञान मिल जाए जिसकी आपको आवश्यकता है। अरे देखो, यहाँ लोग रहते हैं। 7वें दिन शाम को गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति ने अचानक आश्चर्य से चीख मारी। सभी को थोड़ी उत्सुकता हुई, इसलिए उन्होंने गाड़ी का पर्दा खोला और दूर पहाड़ की चोटी पर एक अकेली फूस की झोपड़ी देखी। आसपास कोई शहर नहीं है और पूरा पहाड़ सिर्फ एक झोपड़ी है। चाहे आप इसे किसी भी नजर से देखें, ये थोड़ा अजीब है। मत देखो, जल्दी से अंदर आओ। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई और वह जल्दी से चिल्लाया। अंकल, क्या हुआ? किसी ने असमंजस में पूछा। दरवाजा खोला गया और वहां दुल्हन थी। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी कुछ समझा पाता, अचानक किसी ने उत्साह से कहा। सभी ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि फूस की झोपड़ी का दरवाजा खुल रहा है और फीनिक्स का मुकुट और प्रभामंडल पहने एक आदमी धीरे धीरे बाहर चला गया। कितना खूबसूरत! कोई व्यक्ति धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था। उसके चेहरे पर एक नीरस भाव था। फिर अचानक उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और अपना गाल पकड़ लिया और अपनी आंखें बाहर निकाल ली। अध्याय 65 लुओयांग जिगुई। अध्याय 65 लुओयांग जिगुई। अध्याय 65 लुओयांग जिगुई। कैंग कारवां के बीच से अचानक एक घंटी और घंटियों जैसी आवाज आई और देखते ही देखते पूरे कारवां में फैल गई। जैसे ही सबके मन साफ हुए, उनके भ्रमित भाव गायब हो गए। आह, मेरी आंखें, मेरी आंखें! कारवां में अचानक एक के बाद एक दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। जिस गाड़ी में चेन फेई थी, उसमें कई लोगों ने पहले से ही अपनी आंखों की पुतलियों पर हाथ रख लिया था और उन्हें उखाड़ने ही वाले थे। अभी अभी मेरे ससुर की याद दिलाने की वजह से सबकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी हो गई। बस थोड़ा सा, मैंने अपनी आंखें बचा ली। ये क्या हो रहा है? गाड़ी में कुछ लोग ठिठुर रहे थे और पूरी तरह से नियंत्रित होने का एहसास लोगों को ठंड का एहसास करा रहा था। मुख्य बात यह है कि वे अब भूल चुके हैं कि उन्होंने अभी क्या देखा था जिससे यह ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां एक फूस की झोपड़ी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। दूसरे डिब्बों से दर्द भरी चीखें सुनाई देती रहीं। ज़ियान्युन कारवां के गार्ड हर डिब्बे की जांच करने लगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि वे बाहर की चीजों को लापरवाही से न देखें, नहीं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह अजीब है, अचानक एक पहाड़ी दर्रे पर एक फूस की झोपड़ी दिखाई देती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। जब ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि न तो सुने और न ही देखें। ज़ियान्युन कारवां की सुरक्षा के साथ आमतौर पर सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। अभी मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। सभी ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और उसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वो खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। अगर वो वाकई उस अजीबोगरीब आकर्षण से मोहित हो गया था तो उसकी आंखें निकालना बस पहला कदम था। उसके बाद गाड़ी में शायद दूसरी भयानक चीजें भी हो सकती थी और यही असली आपदा होती। बाहर से आती चीखें सुनकर सभी अभी भी भयभीत थे। चेन फेई कोने में खड़ा था, भौहें सिकोड़ रहा था। जब दूसरे लोग अभी अभी फूस की झोपड़ी को देख रहे थे, चेन फेई ने वास्तव में उसे नहीं देखा। कई बार अजीबोगरीब चीजों का सामना करने के बाद चेन फेई ने खुद ही अपने अनुभव को लगभग समेट लिया। लेकिन जब किसी ने उसकी आंखों को दबाया तो चेन फेई का दिमाग अभी भी एक ट्रांस में चला गया। हालांकि किंगसिंजुए तुरंत स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया, लेकिन इसने तुरंत अजीबता को दूर नहीं किया। चेन फेई पिंगियन काउंटी और बाद के विद्रोहियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। विद्रोही अनेक विद्रोहियों में से एक छोटा समूह थे और उनके लूटपाट के लक्ष्य मुख्यतः पिंगियन काउंटी जैसे छोटे काउंटी थे। चेन फेई अब सोचती है कि आज इस राजवंश में कितनी चीजें हुई होंगी जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर विद्रोही सेना को अनियंत्रित होने का मौका मिला। ये बस एक मुश्किल समय है। अगली सुबह ज़ियान्युन कारवां फिर से चल पड़ा। गाड़ी में बैठा बूढ़ा आदमी पहले ही निकल चुका था। उसके अनुसार हालांकि मुख्य शहर ज्यादा समृद्ध है, लेकिन जीवन का दबाव भी ज्यादा है। ऐसे ही किसी छोटे से नजदीकी कस्बे में रहना बेहतर होगा जो ज्यादा आरामदायक और सहज होगा। वैसे भी इस उम्र में उसकी ज़ियान्युन तलवार संप्रदाय में जाने की कोई योजना नहीं है। जब समय आएगा तो हम शहर में एक आंगन किराए पर ले लेंगे और दवा बेचना जारी रख सकेंगे। ब्रेक लेते समय चेन फेई ने ची डैफिन को देखा। चेन फेई निश्चित रूप से गोलियां बेचना जारी रखेगा। आखिरकार पैसा जल्दी आता है और चेन फेई अभी भी पैसे बचाने के लिए इस पर भरोसा करता है।
बेशक इस बार दवा बेचते समय हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चेन फेई अगर जियानयुन तलवार संप्रदाय का सदस्य बन जाए तो सबसे अच्छा होगा। तब संप्रदाय के नाम पर भरोसा करके शायद कोई परेशानी न हो। आखिरकार ये चांगफू डैन ही है जो अन्य स्थानों पर एक लोकप्रिय पेस्ट्री है। जियानयुन शहर में यह शायद ऐसा ही है। हाँ, बेचते रहें। ची डैफेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी उम्र में किसी भी संप्रदाय के लिए उसे स्वीकार करना असंभव था। और अगर चेन फेई अपने अमृत व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करता है तो ची डैफेंग आराम से रह सकेगा। शाम को चेन फेई ने जियानयुन शहर को देखा और वह पहली नजर में ही दंग रह गया। चेन फेई ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस दुनिया में इतना भव्य और विशाल शहर देख सकता है जिसे मानव शक्ति से बनाया गया था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। शहर के गेट पर सभी पहरेदार अस्थि निर्माण क्षेत्र में है और कोर लीडर मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र से ऊपर है। भले ही चेन फेई के पास किंगसिन जुए की समझ हो, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि विशिष्ट क्षेत्र क्या है। उसकी सांस ठंडी थी और यह स्पष्ट था कि उसके हाथों पर बहुत सारा खून था। गाड़ी में बैठे अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद चेन फेई और दोनों ने एक सराय ढूंढी। कीमत बहुत ज्यादा थी और खाना सस्ता नहीं था। सौभाग्य से वे दोनों इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। 2000 टेल प्रति वर्ष। अगली सुबह यह रेन चेन फेई और उन दोनों को एक आंगन में ले गया। वे हर पहलू से काफी संतुष्ट थे, लेकिन कीमत वास्तव में डरावनी थी। चेन फेई ने पहले जैसा ही करने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो 3 छेदों से उठ ही नहीं सकता। लुओयांग में कागज महंगा है और यह कागज बहुत महंगा है। अध्याय 66 जियान्युन पर्वत द्वार। अध्याय 66 जियान्युन पर्वत द्वार। अध्याय 66 जियान्युन पर्वत द्वार। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छूट नहीं देना चाहता, लेकिन हाल ही में जियान्युन शहर में बहुत से लोग आ रहे हैं। अगर आप कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो शायद यह आंगन किराए पर दे दिया जाएगा, यारेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंत में चेन फेई ने आंगन किराए पर ले लिया और कीमत घटाकर 1900 टेल प्रति वर्ष कर दी गई। भले ही ची डेफेंग वहां चले गए, लेकिन किराया कम नहीं किया जा सका। कुछ साधारण फर्नीचर खरीदने के बाद वे दोनों आधिकारिक तौर पर जियान्युन शहर में चले गए। ची डेफेंग औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में पूछताछ करने और बाद की कीमिया की तैयारी करने के लिए चले गए। चेन फेई ने विभिन्न दुकानों और रेस्तरां का दौरा किया। जियान्युन शहर में अमृत की कीमतों के बारे में जानने के अलावा उन्होंने जियान्युन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती के बारे में भी पूछताछ की। आधे दिन बाद चेन फेई भौहें सिकोड़ते हुए आंगन में लौट आया। क्या हुआ? ची डेफेंग ने कुछ संदेह के साथ चेन फेई को देखा। कुछ नहीं, मुझे अभी अभी जियान्युन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती के बारे में पता चला है और नियम फिर से बदल गए हैं, चेन फेई ने धीमी आवाज में कहा। कारवां में मैंने एक बूढ़े आदमी को शिष्य बनाने के नियम बताते हुए सुना। ये वास्तव में कई साल पहले की बात है। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जियान्युन शहर में आते हैं, जियान्युन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती की विधि हर महीने नहीं बदलती है, लेकिन ये समान है। क्या बदल गया है? टी डेफेंग ने उत्सुकता से पूछा। पिछली बार जब मैंने गाड़ी में 20 साल से कम उम्र में अस्थि मज्जा साधना के अभ्यास के बारे में सुना था तो ची डेफेंग पहले ही चौंक गया था। वो अपने पूरे जीवन में अभ्यास करता रहा है, लेकिन अब वो केवल अस्थि गणने के क्षेत्र में है और अस्थि मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र का कोई संकेत नहीं है। परिणामस्वरूप अन्य लोगों को भी मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में जाना पड़ा और इस आघात से उनके शरीर पर चोटें आ गईं। पहले 2 महीनों में नए नियम। यदि आप मार्शल आर्ट के संपर्क में नहीं आए हैं तो आप 13 वर्ष की आयु से पहले हड्डी और समझ परीक्षण पास करने पर प्रशिक्षु बन सकते हैं। यदि आप मार्शल आर्ट के साथ प्रशिक्षु हैं तो आप 15 वर्ष की आयु में हड्डी फोजिंग क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं और आप 18 वर्ष की आयु में प्रशिक्षु बन सकते हैं। वर्षीय प्रशिक्षण मज्जा क्षेत्र। चेन फी ने अपना सिर उठाया और कहा। ची डेफेंग एक पल के लिए चौंक गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है और फिर वह मुस्कुराया। मूल नियम पहले से ही काफी विकृत थे, अच्छे आदमी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार मैं एक निम्न स्तर पर हूं और ऐसे अन्य लोग हैं जो इससे भी अधिक विकृत हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत कठिन है, यहां तक कि जियान्युन शहर जैसे वातावरण में भी। ची डेफेंग ने कहा, यह बहुत कठिन है। सरलीकरण के कारण चांगफू डैन की दक्षता अनुभवन प्राप्त करने के लिए लाइट स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने पर निर्भर होनी चाहिए। अब चांगफू डैन की दक्षता पूर्णता के करीब है। चेन फेई के अनुमान के अनुसार यदि वह लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए पूरी कोशिश करता है तो वह लगभग 1 महीने में चांगफू डैन में पूर्णता के स्तर तक पहुंच सकता है। और चूंकि मैं जियान्युन शहर में नया हूं, इसलिए सावधानी बरतने के लिए पहले लाइट स्पिरिट पिल बेचना अधिक उचित है। जियान्युन शहर में लाइट स्पिरिट पिल्स बहुत आम है। हालांकि मुनाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन वे निश्चित रूप से ईर्ष्या के स्तर तक नहीं है। आखिरकार शहर का लेआउट अलग है। जब तक आप वॉल्यूम को अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं, आप बाजार का थोड़ा परीक्षण कर सकते हैं। बेशक जियान्युन तलवार संप्रदाय जैसी बड़ी पृष्ठभूमि होना सबसे अच्छा है, लेकिन शिष्यों को स्वीकार करने के लिए जियान्युन तलवार संप्रदाय की मौजूदा शर्तों के साथ चेन फेई को यकीन नहीं था कि उसे शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। चौथे दिन की सुबह चेन फेई ने ची डेफेंग को 100 प्रकाश अमृत सौंपे, जिनमें से कुछ को पहले जिंगफेन शहर में परिष्कृत किया गया था और चेन फेई द्वारा अंतरिक्ष ग्रिड में संग्रहित किया गया था। स्पेस ग्रिड में पिंगिन काउंटी का कुछ खाना अभी भी संग्रहित है। चेन फेई ने इसे नहीं खाया, बस इसे एक विचार के रूप में रखा। दोपहर के समय ची डेफेंग वापस आया और चेन फेई ने आश्चर्य से ची डेफेंग को देखा। ये बड़ा शहर अलग है। किसी ने सुई ली और अमृत चुभाया और फिर हमारे सभी किगली अमृत को एक गोल आकार में लपेट दिया। प्रत्येक की कीमत 8 टेल चांदी थी। ची डेफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर विभाजित बैंकनोटों को चेन फेई को सौंप दिया। चेन फेई भी थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियान्युन शहर अमृत परीक्षण करते समय इतना उन्नत होगा। दोपहर में चेन फेई ने अमृत को परिष्कृत किया और तलवार और धनुष कौशल का अभ्यास किया। मैं कल जियान्युन तलवार संप्रदाय में जा रहा हूँ।
अगर मैं कहता हूं कि मैं घबराया नहीं हूं, तो यह निश्चित रूप से झूठ है। जब तक वो इसकी पूजा कर सकता है, चेन फेई का भविष्य का मार्शल आर्ट पथ लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने जियान्युन तलवार संप्रदाय की वर्तमान आवश्यकताओं के बारे में सोचा, चेन फेई को फिर से दांत में दर्द महसूस हुआ। ये बहुत मुश्किल था। 5वें दिन सुबह सुबह चेन फेई उठे, ची डेफन को नमस्ते कहा और चेन फेई सीधे बाहर चले गए। और अभी भी जियान्युन शहर में कई लोग हैं जो चेन फेई की तरह ही सुबह उठते हैं। जियान्युन तलवार संप्रदाय शहर में नहीं है। आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद चेन फेई जियान्युन तलवार संप्रदाय पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया है। लेकिन लगभग 10 बजे यहाँ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। हर परिचित उत्साहित दिख रहा था और एक दूसरे से बातें कर रहा था। उनकी आंखें समय समय पर जियान्युन तलवार संप्रदाय के द्वार की ओर देख रही थी। उनकी आंखें लालसा से भरी हुई थी। अध्याय 67 थंडर तलवार अध्याय 67 थंडर तलवार अध्याय 67 थंडर तलवार। चेन फेई पिंग शांत थे और अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुन रहे थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ आधे से ज्यादा लोग दूसरे शहरों से आए थे, उन लोगों के अलावा जो जियान्युन तलवार संप्रदाय के लिए तरस रहे थे और यहाँ विशेष रूप से उनके शिष्य बनने के लिए आए थे। उनमें से ज्यादातर यहाँ शरणार्थी के रूप में आए थे, चेन फेई की तरह। आओ आओ, जल्द ही चेन घंटा आ गया और कई आकृतियां पहाड़ से नीचे भागी। बस एक पल में वे सबके सामने खड़े थे। चेन फेई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। गति बहुत तेज थी। चेन फेई की शारीरिक तकनीक, जिस पर उसे गर्व था, बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से इसका कोई फायदा नहीं था। दूसरे पक्ष की इत्मीनान भरी मुद्रा को देखकर आप बता सकते हैं कि उसने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। यदि आप मेरे जियान्युन तलवार संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास समझ का एक मजबूत आधार होना चाहिए। जो लोग 13 वर्ष से कम उम्र के हैं, वे परीक्षण के लिए मेरे कनिष्ठ भाई के साथ पहाड़ पर जा सकते हैं। जो लोग 15 वर्ष से कम उम्र के हैं और अस्थि गणने के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, वे मेरा नाम ले सकते हैं। कनिष्ठ भाई, पहाड़ पर चढ़ो। जो लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और अस्थि गणने के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, वे मेरे साथ परीक्षण के लिए आए। फैशन यू ने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा, अपने बगल में बैठे 2 कनिष्ठ भाइयों की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में कहा, यह नियम है, कृपया शुरू करें। अरे 1 मिनट रुको, अगर मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये देखकर कि केवल 3 नियम थे और शिशी जैद पहाड़ पर चढ़ने वाला था, कोई आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को फिलहाल संप्रदाय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिशियू ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें परीक्षण का मौका भी नहीं दिया गया? क्या तुमने पहले अपनी समझ और कौशल का परीक्षण नहीं किया? बहुत से लोग चिंतित थे और चेन फेई शिशी जैद को देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये बदल गया है और आज यह ऐसा ही है, शिशियू ने गंभीरता से कहा। ऐसा क्यों है? मैं इतनी दूर से यहाँ आया और तुम्हें एक मौका भी नहीं दिया। मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बस थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 साल से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ और कुछ महीनों में मैं निश्चित रूप से अपनी हड्डियों को प्रशिक्षित करूंगा। क्या ये ठीक नहीं है? हाँ, हम मार्शल आर्ट के संपर्क में बहुत देर से आए, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रतिभाएं अच्छी नहीं है। लगभग आधे लोग हैरान रह गए। वहां अचानक शोरगुल मच गया और कई लोग आक्रोशित हो गए। शांत। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सभी के कान भन-भना उठे। जो लोग कमजोर थे वे भी जमीन पर गिर पड़े और सारी आवाजें एक साथ गायब हो गईं। भाग्य भी मार्शल आर्ट की राह का एक हिस्सा है। यदि आप मार्शल आर्ट के संपर्क में देर से आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बदकिस्मत हैं। अब जो लोग शर्तों को पूरा करते हैं, उनका पहाड़ पर परीक्षण किया जाएगा और बाकी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। चांगहोक संप्रदाय निशानेबाजी में माहिर है, जो ठीक है, लेकिन वे केवल 13 वर्ष से कम उम्र के लोगों को स्वीकार करते हैं और जो लोग कौशल वाले प्रशिक्षु हैं उन्हें अनुमति नहीं है। बेदो टॉवर, तपस्वी भिक्षु, अपने पूरे जीवन में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनका कुंग फू एक लड़के का कुंग फू है। अगर वे शादी करते हैं तो उनका कुंग फू नष्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि वे कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे और सबसे बुरी बात यह है कि उनका क्षेत्र पीछे चला जाएगा। इन 3 संप्रदायों का परिचय सुनने के बाद चेन फेई को बुरा लगा। तो यह वास्तव में समझ में आता है कि ये 3 संप्रदाय जियान्युन तलवार संप्रदाय को नहीं हरा सकते। इतने सारे प्रतिबंध हैं और उनके कौशल जियान्युन तलवार संप्रदाय के जितने अच्छे नहीं हैं, वे कैसे जीत सकते हैं? मुझे लगा कि मैं पहली पसंद में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं दूसरी पसंद में आ सकता था। अप्रत्याशित रूप से मुझे तीसरी पसंद में जाना पड़ा। चेन फेई ने खुद से कहा, जियान्युन शहर आने से पहले उसने इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। युआनचेन तलवार संप्रदाय, आओ और इस संप्रदाय की कोशिश करो। चेन फेई का मन युआनचेन तलवार संप्रदाय के बारे में जानकारी की ओर मुड़ गया। विरासत कमजोर नहीं है और यह शेन शुई मंडप जैसे 3 संप्रदायों के बराबर है। संप्रदाय में हाल ही में सबसे प्रसिद्ध कौशल थंडर स्वॉर्ड का कई वर्षों से उच्चतम स्तर तक अभ्यास नहीं किया गया है। नतीजतन समग्र शक्ति और अत्याधुनिक युद्ध शक्ति अन्य 3 संप्रदायों की तुलना में थोड़ी कमजोर है और ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान नेता प्रबंधन में अच्छे नहीं है। थंडर स्वॉर्ड और थंडर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ के बीच क्या संबंध है? यही बात चेन फेई ने उस समय यारेन से पूछी थी। इसका मुख्य कारण यह है कि तकनीकों के नाम बहुत समान है और जियान्युन तलवार संप्रदाय की थंडर स्वॉर्ड स्ट्रेंथ भी बहुत प्रसिद्ध है। मुझे बिल्कुल नहीं पता। यारेन अपना सिर हिलाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि चेन फेई ने 5 और टैल चांदी निकाली और तुरंत अपना विचार बदल दिया और फुसफुसाया, मैंने सुना है कि वो युआनचेन तलवार संप्रदाय का संस्थापक है। थंडर तलवार की शक्ति को देखने के बाद मुझे लगा कि यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने एक मेन जिंगलेई तलवार बनाई जो जिंगलेई तलवार की शक्ति को दबाने की कोशिश कर रही थी और इसमें खामियां हैं, इसलिए इसका अभ्यास करना कठिन है। मैं वास्तव में इस बारे में नहीं जानता। यारेन हंसे और आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चेन फेई ने गिलास में भरी सारी शराब पी ली और रेस्तरां से बाहर चला गया। 1 घंटे बाद चेन फेई एक पहाड़ के द्वार पर दिखाई दिया।
आज युआनचेन तलवार संप्रदाय के लिए शिष्यों की भर्ती करने का समय भी है, लेकिन जियान्युन तलवार संप्रदाय के भीड़ भरे दृश्य की तुलना में निस्संदेह यहाँ बहुत कम लोग हैं, लेकिन सौभाग्य से यह बिल्कुल भी खाली नहीं है। 15 मिनट बाद चेन फेई के हाथ में एक अतिरिक्त कमर कार्ड और व्यायाम की एक गुप्त पुस्तक थी, जिसकी कीमत 100 टैल चांदी थी। चेन फेई की वर्तमान पहचान युआन चेन तलवार संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य के रूप में है। यदि आप आधे साल के भीतर अपनी तलवारबाजी की कला को निखार लेते हैं और परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आप वास्तव में युआन चेन तलवार संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। चेन फेई ने जटिल चेहरे के साथ गुप्त पुस्तक को देखा और उसे हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह एक बड़े मार्शल आर्ट जिम में प्रवेश कर गया हो। अध्याय 68 चू युआन तलवार। अध्याय 68 चू युआन तलवार। अध्याय 68 चू युआन तलवार। क्या आपने प्रवेश किया है? जियान्युन शहर के प्रांगण में वापस आकर ची डेफेंग ने चेन फेई को देखा और जल्दी से पूछा। जियान्युन तलवार संप्रदाय ने उसे कोई मौका नहीं दिया और युआन चेन तलवार संप्रदाय के पास चला गया। चेन फेई ने अपना सिर हिलाया और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में संक्षेप में बात की, साथ ही युआन चेन तलवार संप्रदाय की अपनी साख भी दिखाई। ये और अधिक सख्त हो गया है। ये सुनकर कि चेन फेई जियान्युन तलवार संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकता, ची डेफेंग को चेन फेई पर थोड़ी दया आई। आखिरकार यह आसपास का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है, चाहे वो कौशल की विरासत हो या पृष्ठभूमि, ये सबसे अच्छा विकल्प है। बहुत सारे लोग। चेन फेई ने कुछ अफसोस के साथ यह भी कहा कि उनका पिछला लक्ष्य जियान्युन तलवार संप्रदाय था और उन्होंने जियान्युन तलवार संप्रदाय से 1.5 चालें भी सीखी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने जियान्युन तलवार स्कूल की चालें सीखी थी, जिससे चेन फेई जियान्युन तलवार स्कूल की शक्ति को समझ गया। यह अफसोस की बात है कि वे आपको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दोनों पक्षों की स्थिति समान नहीं है। युआनचेन तलवार संप्रदाय, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? उनकी विरासत में क्या बिग जिंग लेई तलवार नाम का कोई व्यक्ति है? ची डेफेग ने पूछा। महान थंडर तलवार, क्या इसे थंडर तलवार ही नहीं कहा जाता? चेन फेई ने आश्चर्य से कहा, क्या थंडर स्वॉर्ड को कभी ऐसा नाम दिया गया है? आगे एक बड़ा चरित्र क्यों जोड़ा गया? मैंने भी सुना कि बाहर लोगों ने क्या कहा। ची डेफेग भी थोड़ा उलझन में था। चेन फेई ने अपना मुंह खोला, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये थंडर तलवार क्यों ऐसी लग रही थी जैसे कि वो जानबूझकर थंडर तलवार की शक्ति को दबाने की कोशिश कर रही हो। आज की लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में कई घंटे लगे और इसे ची डेफेंग को सौंप दिया। चेन फेई ने युआन चेन तलवार संप्रदाय द्वारा दी गई गुप्त पुस्तक निकाली। अब जब वो युआन चेन तलवार संप्रदाय में शामिल हो गया है, तो चेन फेई को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस संप्रदाय में कौशल की अधिक शक्तिशाली विरासत कैसे प्राप्त की जाए। हालांकि युआन चेन स्वॉर्ड संप्रदाय अब एक बड़े मार्शल आर्ट जिम की तरह दिखता है, लेकिन मार्शल आर्ट जिम के अपने फायदे हैं। कम से कम अगर आप इसे पैसे देते हैं, तो यह इसे इकट्ठा करेगा, और एक बार जब आप पर्याप्त प्रतिभा दिखाते हैं, तो आपको तुरंत असली विरासत में शामिल कर लिया जाएगा। चू युआन तलवार, ये गुप्त पुस्तक का नाम है। चेन फेई ने चू युआन जियान को पढ़ने में 1 घंटा बिताया। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव था। यद्यपि युआन चेन तलवार संप्रदाय पैसे देकर अंदर आ सकता है, लेकिन उनका किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। सुबह सुबह चेन फेई युआन चेन तलवार संप्रदाय के पर्वत द्वार पर आया। चू युआन तलवार को बहुत पूर्णता तक साधना की गई है। चेन फेई आज मूल्यांकन लेगा और आधिकारिक तौर पर युआन चेन तलवार संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। परीक्षण के लिए आए हैं। डीकन शिष्य ने चेन फेई द्वारा सौंपे गए बैच पर नजर डाली और उस पर उत्कीर्ण संख्याओं को देखा। उसने कुछ आश्चर्य से चेन फेई की ओर देखा और कहा, क्या आपने कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है? हाँ, चेन फेई ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपने पहले चू युआन तलवार सीखी है। ठीक है, मेरे साथ आओ। डीकन शिष्य ने सिर हिलाया। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। चू युआन तलवार मिलने के बाद कई लोग तुरंत इसका परीक्षण करने आए, लेकिन इसके बारे में सोचना सामान्य है। चू युआन तलवार को लगभग पैसे देकर सीखा जा सकता है, और युआन चेन तलवार संप्रदाय ने गोपनीयता के मुद्दे के बारे में कभी नहीं सोचा। शायद युआन चेन तलवार संप्रदाय ने जानबूझकर ऐसा किया और शिष्यों की भर्ती के लिए सीधे जाल बिछाया। यदि बहुत से लोग युआन चेन तलवार संप्रदाय की आकांक्षा रखते हैं, तो वे पहले इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं और फिर आ सकते हैं। इस तरह आधे साल की समय सीमा भी छूट जाती है। चेन फेई ने उपयाजक शिष्य का अनुसरण किया और युआन चेन तलवार संप्रदाय के दृश्यों का आनंद लिया और फिर कियानलांग हॉल में आ गया। वरिष्ठ भाई यांग, ये कनिष्ठ भाई चेन पदोन्नति परीक्षा के लिए यहाँ है। उपयाजक शिष्य यांग झेन के पास आया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, क्या कोई फिर आया है? तुम्हारा संप्रदाय हाल ही में बहुत समृद्ध हो गया है। यांग चुवानझेन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आवाज सुनी तो उसने चेन फेई की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। ये सब गुरु के अच्छे नेतृत्व के कारण है, डीकन शिष्य ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। यांग जेनफा ने सिर हिलाया, उठकर चेन फेई के पास आया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, चू युआन जियान हमारे युआन चेन तलवार संप्रदाय की नींव निर्माण तलवारबाजी है। यह नींव और अभ्यास पर जोर देता है। जूनियर भाई चेन ने इसके बारे में सावधानी से सोचा है। आज परीक्षा, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो आपको अगली बार के लिए 3 महीने और इंतजार करना होगा। यदि आप 3 महीने के बाद परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो आपको 1 और साल इंतजार करना होगा। वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे कुछ सलाह दीजिए, चेन फेई ने गंभीरता से कहा। ठीक है, कृपया मार्शल आर्ट परीक्षण मंच पर आइए, कनिष्ठ भाई। यांग झेन ने अपने दाहिने हाथ से एक गलत कदम उठाया। चेन फेई ने अपने दाहिने पैर पर कदम रखा और मंच पर आ गया। यांग जेनफा ने थोड़ा मुस्कुराया और एक झटके में वह चेन फेई के सामने था। यांग झेन की हरकत देखकर चेन फेई की आंखें चमक उठी। ये हरकत तकनीक अच्छी है। आंतरिक द्वार में प्रवेश करने के बाद यदि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो चेन फेई की हरकत तकनीक निश्चित रूप से सुधारी जा सकती है। जूनियर भाई, कृपया बिना किसी संकोच के चुयुआन तलवार का उपयोग करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें, यांग झेन ने कहा। माफ करें, चेन फेई विनम्र नहीं था।
यांग झेनझेन कम से कम मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र में था। जब तक चेन फेई 5 तलवारों का उपयोग नहीं करता, वह यांग झेनझेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अध्याय 69, 4 चोटियां और 3 मध्याह्न रेखाएं। अध्याय 69, 4 चोटियां और 3 मध्याह्न रेखाएं। अध्याय 69, 4 चोटियां और 3 मध्याह्न रेखाएं। अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए चेन फेई यांग झेनझेन के पास आया। उसके हाथ में लंबी तलवार चमकी और यांग झेनझेन की छाती में घुस गई। अच्छा, हालांकि चेन फेई ने अभी अभी तलवार थमा दी थी, यांग झेनझेन की आंखें अचानक चमक उठी। तलवार के सिर्फ एक वार से यांग झेनझेन को चेन फेई की तलवारबाजी की नींव दिखाई दे गई। यांग झेनफा ने तलवार से चेन फेई के हमले को विफल कर दिया और उसी समय चू युआन तलवार से तलवार की चाल से जवाब दिया। चेन फेई शांत रहा और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने यांग झेनफा के हमले को रोक दिया, जैसे कि सहज ज्ञान से। कुछ ही सांसों में चेन फेई ने पहले ही दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था। आगे और पीछे जा रहे थे, भले ही वे बराबर थे। डीकन के शिष्य श्रोताओं में खड़े थे। पहले तो वे सहज भाव से खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे गंभीर हो गए। गंभीरता का कारण स्वाभाविक रूप से यांग झेनफा नहीं, बल्कि चेन फेई था। यद्यपि यांग झेनझेन ने अपने क्षेत्र को हड्डी बनाने के क्षेत्र में धकेल दिया है, लेकिन तलवारबाजी का उनका अपना ज्ञान साधारण योद्धाओं से बेजोड़ है, विशेष रूप से चुयुआन तलवार की उनकी समझ, जो अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई है। समान स्तर के आकस्मिक साधकों के साथ व्यवहार करते समय विजेता का निर्णय करने के लिए आमतौर पर केवल कुछ तलवारों की ही आवश्यकता होती है। लेकिन अब जब वे दोनों एक ही चू युआन तलवार से लड़ रहे थे, तो चेन फेई इसे आसानी से करने में सक्षम लग रहा था, जिससे डीकन के शिष्यों को लगा कि वो गलत था। चाहे आप पहले से कितना भी अभ्यास कर लें, संप्रदाय के मार्गदर्शन के बिना यदि आप इस स्तर तक चुयुआन तलवार का अभ्यास करना चाहते हैं, तो यह आकाश पर चढ़ने जितना कठिन होगा, लेकिन ये कठिनाइयों से भी भरा होगा। जिन बाहरी शिष्यों का परीक्षण किया गया, उनमें से जिन्होंने इस हद तक चू युआन तलवार में महारत हासिल की, उन्हें बहुत दुर्लभ कहा जा सकता है। कैंग, हथियारों की टकराहट की धीमी आवाज के साथ चेन फेई कुछ कदम पीछे खिसका और अंततः रुक गया। उसके हाथ में लंबी तलवार अभी भी थोड़ी काम रही थी। आप जीत गए, मैंने अभी अभी मज्जा क्षेत्र की शक्ति का उपयोग किया है। यांग झेनफा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चेन फेई को देखा। अगर यांग झेनझेन ने अभी भी अपने दायरे को दबाना जारी रखा होता और उसे संदेह होता कि वो घायल हो जाएगा, तो ये बहुत बुरा होगा। जूनियर भाई चेन को बधाई। उपयाजक शिष्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई चेन, मेरे पीछे आओ। डीकन शिष्यों का रवैया स्पष्ट रूप से अधिक विनम्र हो गया है। आंतरिक शिष्यों को युवानचेन तलवार संप्रदाय का सच्चा सदस्य माना जाता है, न कि बाहरी शिष्यों को। इसके अलावा चेन फेई की तलवारबाजी कौशल काफी असाधारण है। हालांकि उनकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी कम है, फिर भी उनकी भविष्य की उपलब्धियों की उम्मीद की जानी चाहिए। चेन फेई ने सिर हिलाया, अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई और मौके पर चू युआन तलवार का अभ्यास किया। चू युआन तलवार को बहुत ही पूर्णता के साथ विकसित किया गया है और हर चाल और शैली चेन फेई की सहज प्रवृत्ति बन गई है। इसलिए जब इस समय इसका उपयोग किया जाता है, तो तलवार की तकनीक बेहद सुंदर और चुस्त दिखाई देती है, जो चू युआन तलवार के सभी सार को लगभग प्रकट करती है। फेंग शिपू की हल्की सी भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं, जब उसने दूर से चेन फेई को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। जहां तक चू युआन तलवार की बात है जिसे चेन फेई ने इस समय प्रदर्शित किया, भले ही फेंग शियापू इसे स्वयं इस्तेमाल कर सके, यह उससे अधिक कुछ नहीं होगा। अभी जो झुंझलाहट थी क्योंकि संप्रदाय लोगों को उसके पास आने के लिए मजबूर करता था, उससे अब काफी राहत मिल गई है। हालांकि फेंग शियापू को अभी भी नहीं पता कि चेन फेई को इस तलवार तकनीक का अभ्यास करने में कितना समय लगा, लेकिन चूंकि आप चू युआन तलवार का इस स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए संप्रदाय में अन्य तलवार तकनीकों का अभ्यास करना बहुत आसान होगा। हालांकि चेन फेई की साधना का स्तर अभी भी बहुत खराब है। वह इस उम्र में अभी अभी हड्डी बनाने के क्षेत्र में आया है। अगर वह भविष्य में और आगे जाना चाहे तो उसके लिए बहुत कम उम्मीद है। ठीक है, रुको, बस इतना ही। एक क्षण के बाद फेंग शियापू ने कहा। चेन फेई ने अपनी तलवार रख दी और एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैं आपको जूनियर मास्टर, जूनियर भाई चेन की उपाधि सौंपने का काम सौंपता हूँ। शिष्य, कृपया पहले सेवानिवृत्त हो जाएं। ये देखकर कि फेंग शियापू की अभिव्यक्ति नर्म हो गई है और वह अब पहले की तरह असंतुष्ट नहीं है, डीकन के शिष्यों ने जल्दी से इस्तीफा दे दिया। फेंग शियापू का गुस्सा बहुत बुरा था और डीकन शिष्य बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के फटकार नहीं चाहते थे। फेंग शियापू ने डीकन शिष्यों को जाते हुए देखा, चेन फेई की ओर देखा और कहा, आपने अभी सुना, मेरे पास अब कई शिष्य हैं, इसलिए मैं हमेशा आपके अभ्यास में आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अधिकतर आपको खुद ही काम करना होगा। यदि आपको साधना के दौरान कोई ऐसा प्रश्न आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो वापस आकर मुझसे पूछें। शिष्य समझ गया। चेन फेई ने अपने हाथ जोड़े और कहा। फेंग शियापू चेन फेई के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, चेन फेई को अध्ययन कक्ष में ले गए, चेन फेई को एक गुप्त पुस्तक दी और कहा, ये गुप्त पुस्तक वापस ले जाओ और पहले इसे पढ़ो, कुछ दिनों में मुझे वापस दे दो। वैसे कल सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना और फिर अपने अन्य वरिष्ठ भाइयों से भी मिल लेना। धन्यवाद गुरु। चेन फेई ने गुप्त पुस्तक पर नजर डाली और उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसे आखिरकार तकनीक समझ आ गई। यद्यपि यह गुप्त पुस्तक युआनचेन तलवार संप्रदाय की शीर्ष विरासत नहीं है, चेन फेई आखिरकार एक आकस्मिक साधक नहीं है और उसे अभ्यास करने के लिए सड़कों पर तकनीकों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। 1/4 घंटे बाद चेन फेई ने अलविदा कहा और चला गया। फेंग शियापू ने चेन फेई की पीठ की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। चुयुआन तलवार की वजह से फेंग शियापू चेन फेई की हड्डियों का परीक्षण करने से खुद को रोक नहीं सका और इसका नतीजा ये हुआ कि वो सीधे उसकी ओर नहीं देख सका। फेंग शियापू को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि चेन फेई हड्डी बनाने के क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। इस उम्र में और इस तरह की प्रतिभा के साथ भले ही उनकी समझ थोड़ी मजबूत हो, लेकिन वे मार्शल आर्ट के भविष्य में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे।
चेन फेई संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित घर में लौट आया, दरवाजा बंद करने के लिए इंतजार नहीं कर सका और अपने हाथ में गुप्त पुस्तक को देखा। टोंग युआन गोंग अध्याय 70 जुलाई अध्याय 70 जुलाई अध्याय 70 जुलाई चेन फेई ने 2 घंटे तक अपने हाथ में पकड़ी हुई गुप्त पुस्तक को कई बार पढ़ा। अपनी सूखी आंखों को रगड़ते हुए चेन फेई ने गुप्त पुस्तक को एक तरफ रख दिया और सोचने लगा। टोंग युआन गोंग एक ऐसी तकनीक है जिसका युआनचेन तलवार संप्रदाय के सभी आंतरिक शिष्य समान रूप से अभ्यास करते हैं। केवल टोंग युआन गोंग का अभ्यास पूरा करके ही किसी को युआनचेन तलवार संप्रदाय की सच्ची विरासत के लिए प्रयास करने का अवसर मिल सकता है। टोंग युआन गोंग के कुल 5 स्तर है। अब चेन फेई के हाथों में साधना चरणों का केवल पहला स्तर है, लेकिन ये पहला स्तर वास्तव में उस तुन्युन के बराबर है जिसे मैंने पहले खरीदा था। कहने का तात्पर्य यह है कि चेन फेई की शॉकिंग स्वेलोइंग तकनीक का अपना संबंध थोड़ा मजबूत है, खासकर जब गोली की सीमा को खोलने की बात आती है, और टोंग युआन गोंग बहुत कमजोर है। हालांकि टोंग युआन गोंग में कुल 5 स्तर है। प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से ज्यादा कठिन है, लेकिन प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से ज्यादा प्रभावी भी है। भले ही आप टोंग युआन गोंग के तीसरे स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन कौशल अपने आप ही एक विशेषता को जन्म देगा। हाँ, यह जोचेन ध्यान तकनीक के अभ्यास से प्राप्त विशेषताओं के समान है। चेन फेई को आज तक ये भी समझ नहीं आया कि किसी अच्छे व्यायाम को परखने का मानदंड ये है कि अभ्यास के बाद उसमें कितनी विशेषताएं पैदा हो सकती हैं। ये विशेषताएं किसी भी तरह से केक पर आइसिंग की तरह सरल नहीं है, बल्कि तकनीक की शक्ति को उच्च स्तर तक ले जाती है। जिंगसिन जुए की बुलेट टाइम जैसी विशेषताओं की तरह चेन फेई की ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। जब टोंग युआन गोंग तीसरे स्तर पर पहुंचता है तो उसे अपनी पहली विशेषता विशाल शक्ति प्राप्त होगी। 5वें स्तर पर दूसरी विशेषता प्राप्त होती है, आयरन बोन। चेन फेई के पास अभी केवल प्रथम स्तर की साधना विधि है। यदि वो बाद की साधना विधियां चाहता है तो उसे आवेदन करने से पहले प्रथम स्तर की साधना पूरी करनी होगी। कार्ड बहुत सख्त है और चू युआन जियान की तुलना में उपचार स्वर्ग और पृथ्वी कहा जा सकता है। चेन फेई ने क्रॉस लेग करके बैठकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने की कोशिश की और टोंग युआन गोंग के संचालन मार्ग के अनुसार अभ्यास किया। शुरुआत में कुछ लड़खड़ाहट हुई, लेकिन आधे घंटे के बाद चेन फेई टोंग युआन गोंग के पहले स्तर को पूरी तरह से संचालित करने में सक्षम हो गया। गोंग विधि टोंग युआन गोंग प्रथम स्तर 1/1000 हो। प्रवीणता स्तर को बुनियादी स्तर के अनुसार विभाजित नहीं किया गया है, क्योंकि कौशल को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। चेन फेई ने आश्चर्य से पैनल को देखा। चेन फेई ने शुरू में सोचा था कि टोंग युआन गोंग का प्रत्येक स्तर पहले जैसा ही होगा। अब जो दिखाया गया है वो चेन फेई की उम्मीद से कुछ परे है। शायद इसका कुछ लेना देना इस तथ्य से है कि चेन फेई द्वारा प्राप्त टोंग युआन गोंग एक पूर्ण संस्करण नहीं है। यदि यह एक पूर्ण सेट होता तो यह संभवतः जोचेन में प्रवेश से साधना की प्रगति होती। शौक निगलने की तकनीक का संयोजन, धन्यवाद वरिष्ठ भाई लुओ। चेन फेई ने अपना सिर हिलाया और हंसा। लुओ जुन एक अद्भुत व्यक्ति की तरह लग रहा था। कुछ ही देर में फैंग शियापू सबके सामने प्रकट हुए। चेन फेई का सभी से परिचय कराया और फिर टोंग युआन गोंग की साधना के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि यह चेन फेई की देखभाल के लिए था या क्योंकि वहां कई नए शिष्य मौजूद थे, लेकिन फैंग शियापू ने मुख्य रूप से टोंग युआन गोंग के पहले स्तर की सामग्री को समझाया। टोंग युआन गोंग हमारी बुनियादी साधना पद्धति है जो नींव पर विशेष ध्यान देती है। यदि नींव स्थिर नहीं है तो आप चाहे जो भी करें बाद के स्तरों का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। 1 घंटे बाद फैंग जियूपू खड़ा हुआ, सबकी ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, मैं ईमानदारी से गुरु की शिक्षाओं का पालन करता हूँ। शिष्यों ने तुरंत उत्तर दिया। बाकी सभी को चले जाना चाहिए और आधे महीने में वापस आ जाना चाहिए। चेन फेई और गुओ लिनशान यहीं रहेंगे। फैंग जियूपू ने अपना हाथ हिलाया और अन्य शिष्य उसे सौंपकर चले गए। मास्टर जी, छोटे कनिष्ठ भाई। गुओ लिनशान बाघ जैसी आंखों और दाढ़ी वाला एक मजबूत आदमी था और उसने चेन फेई की ओर अपना हाथ बढ़ाया। चेन फेई एक नौसिखिया है, इसलिए उसके पास अभ्यास के बारे में बहुत सारे सवाल होंगे। वो एक शिक्षक के रूप में व्यस्त है, इसलिए उसे मार्गदर्शन देना मुश्किल है। यदि चेन फेई के पास कोई प्रश्न है तो आपको उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फैंग शियापू ने गुओ लिनशान को देखा और कहा। फैंग शियापू गुओ लिनशान से काफी संतुष्ट थे। उन्होंने जितने भी शिष्य स्वीकार किए थे उनमें से गुओ लिनशान की साधना का स्तर सबसे ऊंचा था और वो पहले से ही मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र के शीर्ष पर था। थोड़ी देर तक चमकाने के बाद वो इसे आजमा सकता था। जांग प्रशिक्षण क्षेत्र को तोड़ो। और चौथे स्तर तक टोंग युआन गोंग का अभ्यास करने के बाद वो पहले से ही विशाल शक्ति की विशेषताओं को समझ चुका है और नए शिष्यों को उनके अभ्यास में मार्गदर्शन करने के लिए योग्य है। मास्टर, चिंता मत करो, मैं अपने छोटे भाई की अच्छी देखभाल करूंगा। गुओ लिनशान ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान दिखाई। फैंग शियापू ने सिर हिलाया, चेन फेई की ओर देखा और कहा, टोंग युआन कुंग फू प्रतिभा के बारे में है, लेकिन ये परिश्रम के बारे में भी है। आपको कुंग फू पद्धति के रहस्यों को अधिक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए और जब आप कुछ ऐसा सामना करते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरों से अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए कहें। केवल इस तरह से आप मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद। चेन फेई ने अपना सिर नीचे करके जवाब दिया, ये जानते हुए कि फैंग शियापू ने उसे स्वीकार कर लिया है और उसे बाहरी व्यक्ति नहीं माना है। चेन फेई से उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं थी। ये बात समझ में भी आती है। आखिर बुनियाद और उम्र जहां है वो वाकई एक ऐसी बाधा है जिसे आम लोगों के लिए पार करना संभव नहीं है। अध्याय 71 बहुत ज्यादा बदमाशी। अध्याय 71 बहुत ज्यादा बदमाशी। अध्याय 71 बहुत ज्यादा बदमाशी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। फैंग शियापू ने सिर हिलाया और घर की ओर चल दिया। छोटे भाई, पहले आप सीखो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो भी आप मेरे पास आकर बैठ सकते हैं। चेहरे पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान के साथ गुओ लिनशान ने चेन फेई के कंधे पर थपथपाया, मुड़ा और चला गया।
चेन फेई ने अपना हाथ उठाया और वापस अपने घर जाने की योजना बनाई। समय के अनुसार ची डेफन को इस समय तक आ जाना चाहिए था, जवाब देने के लिए बिल्कुल सही समय पर। जूनियर भाई, इस तरफ, मैं यहाँ पर हूँ। चेन फेई अभी कुछ दूर ही चला था कि एक आवाज आई। चेन फेई ने पलटकर देखा तो वो लुओ जुन था। वरिष्ठ भाई लुओ। चेन फेई ने पेड़ के मुकुट में छिपे लुओ जुन को देखा और उसे अजीब तरह से देखा। क्या गुरु ने अभी तुमसे कहा है कि अगर तुम्हें साधना के बारे में कोई सवाल है तो तुम वरिष्ठ भाई के पास जाओ? लुओ जुन पेड़ से नीचे कूद पड़ा, इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। चेन फेई ने सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आया कि लुओ जुन क्या कहना चाहता था। मैं शुरुआत में ऐसा ही था, कृपया बाद में सीनियर भाई से मिलने के लिए अपने साथ कुछ लाना ना भूले। शुरुआत में किसी ने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं लंबे समय तक सभी से अलग थलग रहा। यह वास्तव में असहज महसूस हुआ। लुओ जुन रहस्यमय था, घबरा कर बोला। चेन फेई ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या तुम अब भी उसे बधाई उपहार देना चाहते हो? अगर तुम नहीं दोगे तो क्या तुम पूरे समूह से बहिष्कृत हो जाओगे? मुझे कितना देना होगा? चेन फेई ने उत्सुकता से पूछा। 100 टेल न्यूनतम है। यदि यह इस राशि से कम है तो वरिष्ठ भाई आपको बताएगा कि इसे साथी शिष्यों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे देते हैं तो आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इस संख्या के बारे में बात करते समय लुओ जुन थोड़ा आहत दिखे। चेन फेई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। मीठी का उपहार 100 टेल था। क्या मुझे भविष्य में अभ्यास के बारे में सवाल पूछने पर प्रतिदृश्य भी भुगतान करना होगा? क्या मास्टर को इस बारे में पता है? चेन फेई ने धीमी आवाज में पूछा। मैं मास्टर को नहीं जानता, इसलिए मुझे यह मामला समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी जब मैंने इसे पिछली बार भेजा था तो सीनियर भाई ने इसे बहुत देर तक टाला, फिर अनिच्छा से इसे स्वीकार किया, ये कहते हुए कि वे इसे पहले मेरे लिए रखेंगे। लुओ जुन ने चेन फेई को एक ऐसी नजर से देखा जिसे आप जानते हैं। चेन फेई की आंखें हल्की सी झपक उठी। हिरासत शब्द का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया गया था। गोल निशान की मोटी भौहें और बड़ी आंखें और उनकी ईमानदार उपस्थिति को देखते हुए चेन फेई को उम्मीद नहीं थी कि वो गलती करेंगे। किसी को मत बताना, मैंने तुम्हें बता दिया है। चेन फेई ने सुबह सुबह लुओ जुन के शब्दों के बारे में सोचा और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। अगर उसने जबरदस्ती कोई उपहार दिया तो उसे गोल निशान द्वारा सचमुच बाहर निकाल दिया जा सकता है। चेन फेई ने रात में लुओ जुन से बात करने का फैसला किया। इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य था। संध्या, दस्तक दस्तक दस्तक, कौन है? बहुत देर हो गई है। लुओ जुन की अधीर आवाज सुनाई दी और उसने दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख पाता, एक काली छाया उसके चेहरे पर आ गिरी। लुओ जुन चौंक गया और अवचेतन रूप से रुक गया, लेकिन काली छाया ने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था और बस थोड़ा सा कदम बदलकर उसके हाथ को बचा लिया। टकराना। लुओ जुन को अपने गाल में तेज दर्द महसूस हुआ और वह अनजाने में जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठ पाता, आसमान से एक बोरी गिरी और उसे उसमें धक दिया। उसी समय लुओ जुन ने अपने घर का दरवाजा जबरदस्ती बंद होने की आवाज सुनी। लुओ जुन का दिल घबरा गया। क्या ये कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा था? कौन कौन युआनचेन तलवार संप्रदाय में किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? आप अपना जीवन नहीं चाहते हैं? लुओ जुन ने जोर से चिल्लाते हुए, अपनी बाहें हिलाते हुए बोरी को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल हमलों की बारिश सीधे उस पर पड़ने लगी। लुओ जुन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और उसे तब तक पीटा गया जब तक वो जमीन पर लौटने नहीं लगा। लड़ो मत, लड़ो मत, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया, लड़ो मत। लुओ जुन ने पहले तो जोर से गाली दी, लेकिन एक पल के बाद वो जोर से चिल्लाया। हमलावर इतना बेशर्म था और उसने खास तौर पर उसके सिर और चेहरे पर वार किया। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन इतनी दर्दनाक थी कि लुओ जुन दया की भीख मांगने से खुद को रोक नहीं सका। लुओ जुन ने शुरू में तो बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन अंत में उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची। उसे कई बार पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया और दर्द से फिर से होश में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। लुओ जुन बेहोश होकर जाग गया और अवचेतन रूप से सिकुड़ गया, केवल ये खोजने के लिए कि कोई मुक्का या लाते नहीं थी। लुओ जुन को बहुत दर्द हो रहा था और उसने अपने ऊपर से बोरी हटा ली, जिससे उसका भयानक चेहरा सामने आया, ऐसा चेहरा जिसे उसकी अपनी मां भी नहीं पहचान सकी। कौन कौन है ये बहुत बदमाशी है। लुओ जुन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, घाव पर आंसू बह रहे थे। लुओ जुन के गाल दर्द से फड़क रहे थे और उसके चेहरे की विशेषताएं सिकुड़ी हुई थी। बहुत दुख होता है। अध्याय 72 किमियागर गठबंधन। अध्याय 72 किमियागर गठबंधन। अध्याय 72 किमियागर गठबंधन। उस रात चेन फेई ने लुओ जुन के साथ अच्छी बातचीत की थी। उसके बाद से चेन फेई ने कई दिनों तक लुओ जुन को नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि लुओ जुन को पता था कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए वो बाहर आकर लोगों से मिलने में बहुत शर्मिला था। इन दिनों जबकि चेन फेई टोंगयुआन गोंग के पहले स्तर में अपनी दक्षता में सुधार कर रहे हैं, वे समय समय पर गोल निशान से परामर्श करते हैं। हर बार चेन फेई टोंगयुआन गोंग के मुख्य बिंदुओं के बारे में पूछते थे। इस तरह की मुख्य स्थिति उन लोगों द्वारा नहीं समझी जा सकती जो गहन अभ्यासी नहीं है, इसलिए हर बार गोल निशान ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, बिल्कुल सवालों के जवाब देने में माहिर की तरह। अगर आप उसे सरल सवालों से परखते हैं तो यह उसका अपमान है, लेकिन अगर आप इतनी उन्नत चीज लेते हैं और वह इसे जानता है तो यह आपके दिल में बस जाता है। यह न केवल दूसरों के स्तर को दर्शाता है, लोगों को सिखाने और शिक्षित करने में उपलब्धि की भावना देता है, बल्कि रिश्तों को एक दूसरे के करीब भी लाता है। इसलिए भले ही चेन फेई गोल निशान को खोजने गया, लेकिन उसने ऐसा लगन से किया, लेकिन गोल निशान को चेन फेई से थोड़ी भी बेचैनी नहीं हुई। इसके अलावा गोल निशान ने चेन फेई की समझ की प्रशंसा करना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही वो चेन फेई के बुनियादी कौशल के लिए लगातार खेद महसूस करता है। जैसे ही फैंग शियापू ने देखा कि चेन फेई में असाधारण समझ है, वो चेन फेई की हड्डियों का परीक्षण करने से खुद को रोक नहीं सका। गोल निशान भी उत्सुक था, लेकिन इस बार परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेन फेई ने सीधे परिणामों की जानकारी दी।
कनिष्ठ भाई चेन, जब तक आपके पास लो जुन जैसी बुनियादी स्थितियां हैं, तब तक आपका वर्तमान साधना स्तर मज्जा प्रशिक्षण क्षेत्र से शुरू होगा और यहां तक कि मेरे स्तर को भी पार कर सकता है। आज के प्रश्न का उत्तर देने के बाद गुओ लिनशान ने चेन फेई को देखा और कुछ अफसोस के साथ कहा, क्या ये सच नहीं है कि टोंगयुआन गोंग का अभ्यास करने के बाद आप अपनी अभ्यास गति को बढ़ाना जारी रख सकते हैं? चेन फेई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है, लेकिन आप टोंगयुआन गोंग में जितना आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, खासकर 5वें स्तर पर। मैं लगभग 2 साल से इस स्थिति में स्थिर हूँ। गुओ लिनशान ने धीमी आवाज में कहा कि केवल टोंगयुआन गोंग को 5वें स्तर तक साधना और जांग प्रशिक्षण के मार्शल आर्ट क्षेत्र तक पहुंचने से ही उसे सच्चे शिष्य की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है। उस समय हम वास्तव में युआन चेन तलवार संप्रदाय की विरासत के संपर्क में आ सकते हैं। युआन चेन तलवार संप्रदाय जियान्युन तलवार संप्रदाय जितना अच्छा नहीं है, चाहे वो शीर्ष विरासत हो या शीर्ष लड़ाकू शक्ति, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि युआन चेन तलवार संप्रदाय कमजोर है, ये केवल कहा जा सकता है कि जियान्युन तलवार संप्रदाय बहुत मजबूत है। वैसे वरिष्ठ भाई गुओ, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे पास जल्द ही एक कार्य होगा, ये कार्य क्या है? चेन फेई ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात नहीं की। ओह, वो मिशन, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जियान्युन तलवार संप्रदाय को कुछ औषधीय सामग्री की जरूरत है। वे अमृत को परिष्कृत करना चाहते हैं, इसलिए हम संप्रदायों को उन्हें इकट्ठा करके भेजने दें। गुओ लिनशान भी अपनी भावनाओं से उबरकर मुस्कुराकर बोले, जियान्युन तलवार संप्रदाय को औषधीय सामग्री की आवश्यकता है, क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें इकट्ठा करें? चेन फेई ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा। हाँ, गुओ लिनशान ने तथ्यात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, जब से मैं संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ, हमें जियान्युन तलवार संप्रदाय द्वारा किए जाने वाले सभी काम करने के लिए कहा गया है। चेन फेई की आंखें हल्की चमक उठी। पहले जानकारी इकट्ठा करते समय उसने संप्रदाय के बारे में जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इस स्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आखिर दूसरे शहरों में तो इस तरह का गठबंधन है ही नहीं, यहाँ तक कि समान शहरों में भी नहीं। बेशक इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने खुद ही इसे नजरअंदाज कर दिया है, जो एक खास मानसिकता का प्रभाव है। लेकिन अब यह जानने में देर नहीं हुई है। चेन फेई ने पूछा, क्या गठबंधन में शामिल होने के बाद आपको सुरक्षा मिलेगी? बेशक, अन्यथा इस गठबंधन का क्या उपयोग है? न केवल यह एक सरल आश्रय है, बल्कि यह किमियागरों के लिए संवाद करने और सुधार करने के लिए एक पवित्र स्थान भी है। किमियागर गठबंधन के वर्तमान नेता वेई जिनशान है, जो जियान्युन तलवार संप्रदाय के डैन पीक के गुरु हैं। गुओ लिनशान ने याद किया। चेन फेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस गठबंधन के नेता की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। जहां तक आकस्मिक किमियागरों के गठबंधन के नेता के अंततः संप्रदाय का सदस्य बनने का सवाल है, ये लगभग अपरिहार्य परिणाम था। अभी उत्साहित मत होइए, अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। चेन फेई की कोशिश करने की उत्सुकता को देखकर गुओ लिनशान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह उम्र की बात नहीं है ना? कीमिया मास्टर्स के लिए आयु सीमा क्या है? गुओ लिनशान ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपको शामिल होने से पहले अमृत के एक निश्चित स्तर को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हमारे संप्रदाय में कई लोग प्रवेश करने में असमर्थ हैं। चेन फेई ने थोड़ा सिर हिलाया और थोड़ी देर तक गुओ लिनशान के साथ बातचीत करने के बाद चेन फेई ने अलविदा कहा और चला गया। चेन फेई ने बस खुद को साफ किया, संप्रदाय को छोड़ दिया और जियान्युन शहर लौट आया, जहां उसे ची डेफेग मिला। उन दोनों ने कुछ समय बिताया और जल्दी से अल्केमिस्ट अलायंस का स्थान पता लगा लिया। अगर हम इस कीमिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो हमें भविष्य में अमृत बेचने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, ची डेफेग ने फुसफुसाते हुए कहा, जब वो दूर स्थित गठबंधन स्टेशन को देख रहा था, जहां लोग लगातार अंदर बाहर आ रहे थे। ची डेफेग को पता था कि चेन फेई चांगफू डैन को परिष्कृत करना जानता है। लाइट स्पिरिट डैन की तुलना में चांगफू डैन बहुत महंगा था। जियान्युन शहर के आकार के साथ चेन फेई आसानी से किसी भी मात्रा में चांगफू डैन को परिष्कृत करके बेच सकता है। ये बहुत सारा पैसा है। मैंने पहले पैसे कमाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब मुझे आखिरकार मौका मिला है। जो कोई भी कीमियागर नहीं है उसे रोको, कृपया अंदर मत आओ। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक गार्ड ने अचानक चेन फेई और अन्य दो को रोक दिया। मैं एक कीमियागर हूं और कीमियागर गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं, चेन फेई ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। गार्ड ने चेन फेई की ओर देखा और कहा, यदि आप कीमियागर गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। क्या आप दोनों कीमियागर हैं? मैं नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ, ची डेफन ने जल्दी से कहा। तो फिर तुम अंदर नहीं जा सकते, पहले बाहर ही रहो। अगर यह युवा मास्टर टेस्ट में पास हो जाता है, तो तुम बाद में ही लोगों को अंदर ला सकते हो, गार्ड ने गंभीरता से कहा। ची डेफिंग ने सिर हिलाया, सामने वाले चायखाने में जाकर बैठ गया। चेन फेई गार्ड के पीछे पीछे गेट में घुस गया। गठबंधन स्टेशन में लोग अंदर बाहर आते जाते रहते थे और कई लोग एक दूसरे से बात करते थे और अमृत को परिष्कृत करने के विवरण पर चर्चा करते थे। उसी समय एक हल्की औषधीय सुगंध उसकी नाक में भर गई, मानो वो किसी विशाल कीमिया कक्ष में हो। अध्याय 73, 9वीं कक्षा कीमियागर। अध्याय 73, 9वीं कक्षा कीमियागर। अध्याय 73, 9वीं कक्षा कीमियागर। क्या आप गठबंधन में शामिल होने की परीक्षा के लिए यहाँ हैं? गार्ड चेन फेई को एक स्थान पर ले गए और एक महिला उपयाजक ने चेन फेई का स्वागत किया। हाँ, चेन फेई ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि परीक्षण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। निश्चित रूप से, किन जिंगलान ने अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हाल ही में कई लोग अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल होना चाहते हैं। आवश्यकताएं पहले से अधिक है। उन्हें लाइट स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना होगा और पिल में उत्कृष्ट गुण होने चाहिए। क्या हम आज इसका परीक्षण कर सकते हैं? अनुरोध सुनकर चेन फेई ऊर्जावान हो गया। आवेदन करना आवश्यक है और परीक्षण शुल्क 1000 टेल है। यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो परीक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा परीक्षण शुल्क का उपयोग गठबंधन विकास के लिए किया जाएगा। चेन फेई के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। ऐसा लग रहा था कि यह उन लोगों को रोकने के लिए था जो अपनी इच्छा से परीक्षण कर रहे थे और गठबंधन में मौजूद जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहे थे।
ठीक है। चेन फेई को कोई आपत्ति नहीं थी। किन जिंगलान ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और चेन फेई को काउंटर पर ले गई। आवेदन प्रक्रिया थोड़ी बोझिल थी, इसलिए उसे भुगतान करना पड़ा और पंजीकरण करना पड़ा। थोड़ी देर बाद किन जिंगलान चेन फेई को कीमिया के कमरों की एक पंक्ति में ले गई। कई दरवाजे बंद थे और उनमें से किसी को अमृत को परिष्कृत करना चाहिए था। यदि आप पहली परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो अगली परीक्षा 6 महीने बाद होगी और परीक्षा शुल्क दोगुना हो जाएगा। क्या आपने इस पर स्पष्ट रूप से विचार किया है? किन जिंगलान ने फिर याद दिलाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, चेन फेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किन जिंगलान ने सिर हिलाया, चेन फेई को कीमिया के एक कमरे में ले गया और कहा, कृपया आधे घंटे के भीतर प्रकाश अमृत को परिष्कृत करें। यदि आप समय से अधिक करते हैं तो आप परीक्षण में असफल हो जाएंगे। चेन फेई ने चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि वहां सभी तरह की औषधीय सामग्रियां थी। औषधीय सामग्रियां आपस में मिली हुई थी और यह स्पष्ट था कि कीमियागर को उन्हें खुद ही छांटना था। चेन फेई ने अपना सिर घुमाया और किन जिंगलान की ओर देखा। किन जिंगलान ने अपने हाथ में फोटोस्टोन उठाया, ये संकेत देते हुए कि वो शुरू कर सकती है। यदि मूल्यांकन पास हो जाता है तो छवि पत्थर हमेशा कीमिया कक्ष गठबंधन में रहेगा और पक्षपात और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी भी समय इसकी जांच की जा सकती है। चेन फेई आगे बढ़ी और उसने विभिन्न औषधीय सामग्रियों के बीच कीगली गोली के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री आसानी से ढूंढ ली। चेन फेई ने जमीन पर रखी कीमिया भट्टी को साफ किया, आग जलाई और भट्टी को चालू किया। कीमिया भट्टी के गर्म होने का इंतजार करते हुए चेन फेई ने कीगली गोली के लिए सभी औषधीय सामग्री उसमें डाल दी। किन जिंगलान एक तरफ खड़ी हो गई और उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। चेन फेई के कदमों में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें थोड़ी बड़ी या थोड़ी खुरदरी है। औषधीय सामग्री डालने के क्रम में भी थोड़ी समस्या है। वे सभी को एक झुंड की तरह कैसे डाल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा नौसिखिए जैसा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमिया भट्टी के नीचे की आग बहुत बड़ी है। अमृत को परिष्कृत करने के लिए आग के तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि लो बहुत बड़ी है तो अमृत जल्दी से बन जाएगा, लेकिन इसे नियंत्रित करने की कठिनाई तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए गठबंधन परीक्षण के दौरान कीमियागर को यह बताने के लिए विशेष रूप से आधा घंटा दिया गया था कि वो चिंतित न हो। बिक्री के लिए नहीं। किन जिंगलान ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन आप इसे गठबंधन के भीतर योगदान मूल्य के लिए विनिमय कर सकते हैं। योगदान मूल्य। चेन फेई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। गठबंधन द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरा करें और आप योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं, या आप गठबंधन को आपके द्वारा शोध की गई रेसिपी समर्पित कर सकते हैं। मूल्यांकन के बाद आपको योगदान अंक से भी पुरस्कृत किया जाएगा। किन जिंगलान ने मुस्कुराते हुए कहा, योगदान बिंदुओं का उपयोग न केवल गोली के नुस्खों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है, बल्कि यदि योगदान बिंदु पर्याप्त है तो कार्य भी जारी किए जा सकते हैं। जब तक कार्य सामग्री दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है तब तक इसे मूल रूप से जारी किया जा सकता है। चेन फेई को अचानक एहसास हुआ कि यह कुछ हद तक एक संप्रदाय जैसा था, ताकि नीचे के लोगों की वफादारी बढ़ाई जा सके। अन्यथा कई मुफ्त चीजों के लिए आभार प्राप्त करना वास्तव में मुश्किल है। यदि आप लाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकते हैं तो क्या आपकी स्थिति उससे भिन्न होगी यदि आप एवरलास्टिंग पिल को परिष्कृत कर सकते हैं? बेशक मतभेद होंगे। यदि युवा मास्टर चांगफू डैन को परिष्कृत कर सकता है और गुणवत्ता और प्रभावकारिता संतोषजनक है तो उसे 9वीं कक्षा के कीमियागर से 8वीं कक्षा के कीमियागर में पदोन्नत किया जा सकता है। गठबंधन में कुछ कार्यों में कभी कभी प्रतिबंध होते हैं और उन्हें पूरा करना होगा। उच्च स्तरीय कीमियागर इसे लेगा। किन जिंगलान ने चमकती आंखों से चेन फी को देखा और उसकी आंखों में पहले से ही कुछ अजीब था। इतना युवा 8वीं स्तर का कीमियागर, ये थोड़ा अंधेरा है लेकिन आकृति लंबी और सीधी है और करीब से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में काफी आकर्षक है। चेन फेई को अचानक आश्चर्य हुआ कि उसने वास्तव में कीमिया मास्टर्स को वर्गीकृत किया था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह सामान्य था। आखिरकार चांगफू डैन किंगलिंग डैन की तुलना में कई अधिक औषधीय सामग्रियों का उपयोग करता है और इसे परिष्कृत करने की कठिनाई तेजी से बढ़ गई है। ये दोनों के कीमिया स्तर को बहुत स्पष्ट रूप से अलग कर सकता है और यह गठबंधन प्रबंधन को भी सुविधाजनक बनाता है। मैं 8वीं कक्षा का कीमियागर बनने के लिए परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। चेन फेई ने किन जिंगलान को देखा। इस अवधि के दौरान लाइट स्पिरिट पिल को लगातार परिष्कृत करने के बाद चेन फेई पहले ही चांगफू पिल में दक्षता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब समय है अपने कौशल दिखाने का। मास्टर, कृपया एक क्षण रुकिए, मुझे रिपोर्ट करने दीजिए। किन जिंगलान चली गई और काफी देर बाद वापस आई। महोदय, कृपया मेरा अनुसरण करें। किन जिंगलान ने थोड़ा झुककर चेन फेई को कीमिया कक्ष की ओर ले गया। दोनों कीमिया कक्ष में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा कीमियागर पहले से ही इंतजार कर रहा था। इन 8वें स्तर के कीमियागरों का मूल्यांकन अधिक कठोर हो गया है। महोदय, अब शुरू करने का समय आ गया है। कीमिया कक्ष में किन जिंगलान ने धीरे से कहा। चाहे यह भ्रम था या नहीं, चेन फेई को हमेशा लगता था कि किन जिंगलान की आवाज पहले की तुलना में बहुत नरम थी। हम कानों को सुखद अच्छा लगता है। अध्याय 74 जीत। अध्याय 74 जीत। अध्याय 74 जीतना। किन जिंगलान के सुखद रूप की तुलना में पुराने कीमियागर डुआनजिली का चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। 8वीं कक्षा के कीमियागर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया को और अधिक कठोर और विवेकपूर्ण बनाने के लिए एक और व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। डुआनजिली खुद एक 8वीं कक्षा के कीमियागर है और वे एक ऑडिटर के रूप में योग्य है। लेकिन जब उसने चेन फेई के युवा चेहरे को देखा तो डुआनजिली के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। हाँ, योद्धाओं में चेन फेई एक बूढ़ा युवक है और उसने अभी अभी हड्डी बनाने के क्षेत्र में प्रवेश किया है। जियानयुन शहर के आसपास के प्रमुख संप्रदाय उसे नीची नजर से देखते हैं और वह कम क्षमता वाला शिष्य है। लेकिन कीमियागरों के बीच चेन फेई को उनकी उम्र में युवा माना जाता है। कीमियागर अनुभव के साथ साथ समझ को भी महत्व देते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, भले ही आपकी समझ अच्छी न हो, आप अपने अनुभव को समेट सकते हैं और अभ्यास से ही पूर्णता मिलती है। कीमिया के लिए डुआनजिली की प्रतिभा अपेक्षाकृत औसत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह चांगफू दान और उसी ग्रेड के अन्य अमृतों को बहुत अच्छी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम रहा है।
जहां तक फीलिंग गोली का प्रश्न है, इसे अब कभी कभी परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता दर कम है और गोली की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अब ये देखते हुए कि चेन फेई इतनी छोटी है और वास्तव में 8वीं कक्षा के कीमियागर की जांच करने के लिए आ सकती है, ये डुआन जिली को थोड़ा असहज महसूस कराता है। हाल ही में इस उम्र के अधिक से अधिक लोग कीमियागर का मूल्यांकन करने के लिए आते हैं। चेन फेई ने सबसे पहले औषधीय सामग्रियों का चयन किया, फिर आग जलाई और हमेशा की तरह एक भट्टी स्थापित की, और फिर सभी औषधीय सामग्रियों को कीमिया भट्टी में फेंक दिया। गर्म लपटें भट्टी के तल को चाट रही थीं। चेन फेई ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके दवा के गुणों को नियंत्रित किया। बस एक पल में दवा की खुशबू कीमिया भट्टी से तैरने लगी। किन जिंगलान ने खूबसूरत आंखों से चेन फेई को देखा। उसने सोचा कि चेन फेई की कीमिया क्रियाएं पहले असभ्य और पागलपन भरी थी, लेकिन अब इसे फिर से देखने पर यह स्पष्ट है कि वो अनौपचारिक और अच्छी तरह से तैयार है। जिन लोगों को अमृत को परिष्कृत करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, उनकी तुलना में इस तरह के व्यक्ति को अमृत शोधन का सच्चा रूप होना चाहिए। डुआन जिली ने दवा की खुशबू सूंघी और उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। चांगफू डैन का यह बैच एक अच्छी दवा होगी, और यह उस स्तर से कम नहीं होगी जिसे वो दशकों से परिष्कृत कर रहा है। एक निश्चित पहलू से तो यह और भी बेहतर है, टकराना। 1/4 घंटे के बाद चेन फेई ने अपनी हथेली से स्टोव के ढक्कन पर थपथपाया और अमृत की सुगंध और भी तेज हो गई। डुआन जिलिए खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़कर कीमिया भट्टी में चुपचाप लेटे हुए कुछ चांगफू डैन को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। संप्रदाय, यहाँ तक कि कुलीन परिवार का एक बड़ा संस्करण। चेन फेई अब युआनचेन तलवार संप्रदाय में है। अगर वो वास्तव में अमृत चाहता है तो वह इसे युआनचेन तलवार संप्रदाय के साथ बदल सकता है। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट एलायंस भी एक अच्छा तरीका है। अन्य कुलीन परिवारों में शामिल होने पर अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रतिबंध होंगे। गोली का फॉर्मूला थोड़ा पहले पाने के लिए ये लाभ के लायक नहीं है। ठीक है छोटे दोस्त, अगर एक दिन तुम अपना मन बदलोगी तो तुम फिर से मेरे पास आ सकती हो। डुआन जिली ने सिर हिलाया, मुड़ा और आगे बढ़ गया। किन जिंगलान ने चेन फेई को थोड़ा झुकाया, चेन फेई को काउंटर तक ले गया और चीनी मिट्टी की प्लेट और फोटो स्टोन सौंप दिया। सत्यापन में बहुत समय लगा और डुआन जिली से उसकी राय पूछी गई। डुआन जिली ने कोई आपत्ति नहीं जताई और चेन फेई ने 8वें स्तर के कीमियागर मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पास कर लिया। जेड टोकन को सौंप दिया, जिसे कुछ समय के लिए गर्म किया गया था। उन्होंने इसे जेड टोकन की एक अन्य शैली के साथ बदल दिया और इसे चेन फेई को सौंप दिया। चेन फेई ने जेड पट्टिका पर पैटर्न को देखा। पिछले वाले की तुलना में यह अधिक परिष्कृत था और साथ ही आसपास के बादल पैटर्न बहुत घने थे। मैं आमतौर पर नॉर्थ स्ट्रीट पर अमृत बेचता हूँ, क्या मैं अल्केमिस्ट एलायंस का लोगो लगा सकता हूँ? जेड टोकन को दूर रखते हुए चेन फेई ने किन जिंगलान की ओर देखा। किन जिंगलान चेन फेई को गौर से देख रही थी और जब उसने देखा कि चेन फेई अचानक उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी तो उसका चेहरा लाल हो गया। हाँ, गठबंधन के पास एक विशेष दवा की बोतल है और गैर विदेशी स्वामी को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तब दूसरों को स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि युवा स्वामी गठबंधन से है। किन जिंगलान ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा। चेन फेई ने किन जिंगलान की ओर देखा। क्या यह महिला मेरे शरीर की लालसा कर रही है? शर्माना क्यों? 15 मिनट बाद चेन फेई गठबंधन से बाहर चला गया और ची डेफंग को ढूंढ लिया। कैसा है? ची डेफंग ने चेन फेई को देखते ही जल्दी से पूछा। अभी यहाँ ची डेफंग ने विशेष रूप से अल्केमिस्ट एलायंस के बारे में पूछताछ की और उन्हें अल्केमिस्ट एलायंस की ताकत की सामान्य समझ थी। मूलतः जब तक आप गठबंधन में एक मान्यता प्राप्त कीमियागर बन जाते हैं, तब तक साधारण शक्तियां आपके लिए चीजें कठिन बनाने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाएंगी। नॉर्थ स्ट्रीट पर अमृत बेचने जैसे छोटे मामले के लिए जिंगफेन शहर में फिर से वही स्थिति होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्केमिस्ट एलायंस अभी भी जियान्यून शहर में बहुत लोकप्रिय है। अब से यदि आप मेरा जेड टोकन लेते हैं और गठबंधन से दवा की बोतलें खरीदते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। चेन फेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अध्याय 75 समझ का आभास। अध्याय 75 समझ का आभास। अध्याय 75 समझ की शुरुआत कीगलिंग दान से चांगफू दान तक। हालांकि अमृत को परिष्कृत करने में थोड़ा अधिक समय लगता है और प्रत्येक भट्टी में उत्पादित अमृत की मात्रा थोड़ी कम होगी, उसी समय और ऊर्जा के साथ औषधीय सामग्रियों की लागत में कटौती करने के बाद चेन फेई हर दिन बहुत समय खर्च करता है। आय 1000 से अधिक टेल होगी। खास बात यह है कि इन 1000 से अधिक टेलों के साथ किसी भी परेशानी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद चेन फेई को लगा कि वो बहुत अमीर बनने वाला है। बॉक्स के निचले हिस्से पर दबाव बना रहे जेनलोंग जियांग को आखिरकार अभ्यास की उम्मीद जगी है। पैसे बचाने में केवल 1 महीने से अधिक समय लगता है और चेन फेई अभ्यास के इस सेट का असली पर्दा उठा सकता है। अच्छा, ची डेफेंग ने अपने हाथ में जेड पट्टिका को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब वो और चेन फेई एक ही नाम में है। जैसे जैसे चेन फेई बेहतर होता जाएगा, वो भी बेहतर होता जाएगा। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। रोजाना कीमिया के अलावा चेन फेई ने अपना ज्यादातर समय टोंग्युआन गोंग में अपनी दक्षता बढ़ाने में बिताया। इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चेन फेई आखिरकार टोंग्युआन गोंग के पहले स्तर के शीर्ष पर पहुंच गया। गोंग विधि टोंग्युआन गोंग प्रथम स्तर 1000। चेन फेई ने विशेष रूप से टोंग्युआन गोंग के पहले स्तर को पूरा करने के बाद उसके अभ्यास के प्रभाव का परीक्षण किया। उन्होंने गोली निगलने के प्रभाव का उल्लेख नहीं किया क्योंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था। अभ्यास द्वारा दिए गए साधना प्रभाव की तुलना करें तो इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है। ये बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि चेन फेई मुख्य रूप से तेजी से साधना प्रभाव प्राप्त करने के लिए हर दिन गोलियां निगलने पर निर्भर करता है। हालांकि ये टोंग्युआन गोंग का केवल पहला स्तर है और प्रभाव कमजोर है, जो आश्चर्यजनक नहीं है। चेन फेई ने हाथ में शराब की बोतल थामे गोल्ड निशान के दरवाजे पर दस्तक दी। यह जियान्यून शहर की एक साधारण सराय में मिलने वाली शराब है। गोल्ड निशान को यह बहुत पसंद है, ज्यादा महंगी शराबों से पसंद नहीं है। छोटा कनिष्ठ भाई। गोल्ड निशान ने दरवाजा खोला और चेन फेई को शराब की बोतल ले जाते हुए देखा और वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका।
कई बार बातचीत करने के बाद गुओ लिनशान को पहले से ही चेन फेई के बारे में अच्छी धारणा थी। बस आ जाओ, तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। गुओ लिनशान ने चेन फेई का दरवाजे पर स्वागत किया। अपने बड़े भाई से इतने सारे सवाल पूछने के बाद मैं हमेशा अपने गले को आराम देने के लिए थोड़ी शराब पीता हूँ। चेन फेई मुस्कुराया और शराब की बोतल मेज पर रख दी। गुओ लिनशान ने 2 कटोरे ढूंढे और उनमें से प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा डाला। खुशबू को सूंघते हुए गुओ लिनशान के चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा चमकने लगी। उसे ये शराब पसंद है। वरिष्ठ भाई गुरु ने केवल टोंगयुआन गोंग सिखाया, अन्य तलवार और शरीर कौशल कब दिए जाएंगे। शराब के कुछ घूंट पीने के बाद चेन फेई को अपने दिल में सवाल पूछने का मौका मिला। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। चलो चले और मास्टर को खोजे। गुओ लिनशान उठ खड़ा हुआ और अधीरता से बाहर चला गया। उसके पीछे चेन फेई भी था। कुछ ही पलों में वे दोनों फेंगशियू के प्रांगण के बाहर पहुंच गए। गुरुजी, मेरा शिष्य गुओ लिनशान आपसे मिलना चाहता है, गुओ लिनशान ने ऊंची आवाज में कहा। क्या बात? फेंग शियापू आज बाहर नहीं गया था, लेकिन संयोग से आंगन में था। जब उसने गुओ लिनशान और चेन फेई को एक साथ आते देखा तो वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। गुरुजी, मेरे कनिष्ठ भाई ने तोंगयुआन गोंग का प्रथम स्तर निपुण कर लिया है। गुओ लिनशान फेंग शियापू के पास गया और फुसफुसाया। फेंग शियापू चौंक गया और चेन फेई की तरफ देखने लगा। चेन फेई ने अपनी हथेली फैलाई और सभी 5 उंगलियां हल्की चमकने लगी। फेंग शियापू की आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उनकी अवचेतन प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी जो चेन फेई ने पहले ही सीख ली थी, लेकिन वो तुरंत पलट गया। चुयुआन तलवार के बारे में चेन फेई की पिछली समझ को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में टोंगयुआन गोंग के पहले स्तर को पूरा करना अस्वीकार्य नहीं है। बेशक ये टोंगयुआन गोंग का एक सरल संयोजन हो सकता है। संप्रदाय में पिछले कई वर्षों से ऐसे कई उदाहरण हैं। आप सब अंदर आइए। फेंग शियापू ने उन दोनों को अध्ययन कक्ष में बुलाया। फेंग शियापू ने टोंगयुआन गोंग के दूसरे स्तर की गुप्त पुस्तक निकाली और मौके पर ही अभ्यास के दूसरे स्तर के चरणों और कुछ मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया। फेंग जियापू ने बोलना समाप्त किया और चेन फेई ने पैनल की ओर देखा। गोंग विधि, टोंगयुआन गोंग द्वितीय स्तर 1/2000। आपको क्या लगता है कि आप टोंगयुआन गोंग का दूसरा स्तर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? फेंग शियापू ने फुसफुसाते हुए पूछा। चेन फेई ने अनुमान लगाया कि वह कितनी जल्दी अपनी दक्षता बढ़ा सकता है। उसने फेंग शियापू की ओर देखा और कहा, यह 10 दिनों के भीतर संभव हो जाना चाहिए। गुओ लिनशान, जो 1 घंटे से सुन रहा था, थोड़ा ऊब गया था, लेकिन जब उसने चेन फेई की बातें सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अगर तुम ऐसा कहोगी तो मुझे फिर नींद नहीं आएगी। फेंग शियापू ने भी चौंक कर चेन फेई को देखा। उसने अनुमान लगाया कि समय कम से कम 1 महीने बाद का होगा, और यह समय उन पिछले शिष्यों द्वारा स्थापित एक रिकॉर्ड है जो टोंगयुआन गोंग के लिए बेहद उपयुक्त है। चेन फेई ने सीधे तौर पर रिकॉर्ड को आधे से भी अधिक कम कर दिया।